देखो, आज मैं बेसिकली हम लोग का जो बैच अगला शुरू होना है वो 1 जुलाई से शुरू होना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम ये चाह रहे थे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं अपने, उनको हम लोग ये बताएं कि हम कैसे करते हैं, और ये 10 दिन हम वो पढ़वाएं उस तरीके से उनको, तो थोड़ा उनको समझ में आए कि जब मेरी क्लास में आप लोग बैठो 1 तारीख से, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे इस चीज़ का कि कैसे क्या करना है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हम क्या क्या कैसे करेंगे, ठीक। तो इस ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि हमारी खासियत क्या है, अभी तक हमने क्या किया है। बेसिकली अभी हमारा दूसरा फाउंडेशन का तो पहला बैच निकला है, और क्रैश कोर्स का दूसरा बैच भी निकल गया है, और उसका जो परफॉर्मेंस रहा है मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। तो इस बार हम लोग कैसे करेंगे, काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी भी हमने बनाई है, क्योंकि अभी हम फुल फ्लेज आ गए। पहले क्या था कि हम लोग एज अ मतलब छोटा सा इंस्टीट्यूट बना के पढ़ाते थे, ऐसे ही यही सेटअप था जहाँ आप लोग आए हैं। अभी हमारा बड़ा सेटअप भी हो गया, नए ऑफिस भी खुल गए हैं, और एक ये ऑफिस खुल गया, तो और टीम भी बड़ी हो गई। तो अभी हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ कर पाएंगे। पहले भी हमने कोशिश की करने की, और रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट में कोई कमी आई, लेकिन हम उस चीज़ को और ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं अब कि हम कैसे करेंगे। तो ओरिएंटेशन क्लास का सिर्फ मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि भाई मैं अपने बारे में बताऊँ, बस मैं इसके बारे में बताऊँगा कि हमें सिविल सर्विसेज को कैसे अप्रोच करना है, वन थिंग, और हमारी पिछले वर्ष की उपलब्धि क्या है। तो जैसे मैं अगर यूनिक एग्जाम्स IAS की बात करूँ, तो इसका एक है जो मेन हमारा एजुकेशन में जो हम मेन डील करते हैं वो IAS स्पेशली। मैं जो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं, जैसे नकुल ने पिछली बार क्रैश कोर्स में लिया, और इस बार प्रीलिम्स हो रहा है, इसी बार लिया, ठीक है। तो इन लोगों को भी जब ये लोग पहली बार आए, तो मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि अगर मेरे से पढ़ना तो आप सिर्फ IAS के लिए पढ़ना। इसलिए नहीं कि दूसरी परीक्षा अच्छी नहीं है, दूसरी परीक्षा में मैं माहिर नहीं हूं, मैं वही एग्जाम आपको पढ़ाऊंगा जो मैं निकाल लेता हूं, मैं उसी एग्जाम की बात करूंगा जो मैं कर लेता हूं। अब देखो क्या होता है कि जैसे कई बार अब ये पेपर ऐसा होता है, इसमें केवल आपको यही नहीं देखना कि आपको आता कितना है, इसमें उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सवाल करना, ये भी एक बड़ी बात होती है ना। तो हम यूनिक एग्जाम IAS की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2022 में शुरुआत हुई। पहली बार एक कोचिंग में मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ और शुरुआत हो गई, 9 अप्रैल के आसपास हुई थी इसकी शुरुआत। 6 महीने तक, 7 महीने तक हम लोग यूं ही बैठे रहे, क्योंकि सबको भरोसा जताने में एक टाइम लगता है, ठीक है। हमारा पहला बैच जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ, पहला बैच हमारा शुरू, कम कम बैठो, हमारा पहला बैच शुरू हुआ 7 जनवरी 2023 को। तब तक हम तैयारी वैयारी कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे आ जाते थे तो हम गाइड कर देते थे, ठीक। 7 जनवरी 2023 को हमारी पहली शुरुआत हुई क्रैश कोर्स के साथ। फीस हमने बहुत कम रखी थी शुरुआत में, इसलिए कम रखी थी क्योंकि हमें था कि पहले को लोग हमें जाने, तो हमने 10,000 रुपीज़ फीस ली इस बैच में, और तकरीबन 40 एडमिशन हुए, जिसमें से 15 लोग एग्जाम में बैठे। 15 लोग एग्जाम में बैठे। इन 15 में से मैं अभी आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बोलने का वो भी नहीं होता ना कि कैसे आप बोल रहे हैं कि इतने लोग बैठे, इतने लोग हुए। इन 15 में से चूंकि अभी मार्कशीट आ चुकी है पिछली बार की, तो 14 लोगों का GS में क्वालिफाई हुआ 15 में से। हाँ ले GS में क्वालिफाई हुए। इन 14 में से 5 फेल हो गए CSAT में, तो हमारे कुल मिला के 9 लोगों ने मेंस लिखा। ये बहुत बड़ा स्कोप होता है। करंट बैच से मैं नहीं जानता कि अभी कोचिंगों की क्या हालत चल रही है, जब हम पढ़ा करते थे तो भी करंट बैच से होने वाले बहुत कम होते थे। जितना मैंने अभी इंटरव्यूज देखे, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ज़्यादातर लोग 1-2 साल 3 साल तैयारी के बाद वाले हैं जो सिलेक्ट हुए हैं या जिनका प्रीलिम्स निकला है। करंट बैच से प्रीलिम्स निकालना
थोड़ा मुश्किल काम होता है, और वही असल में कोचिंग का पैरामीटर भी है। सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और करंट बैच जैसे अभी इन लोगों ने करा, अभी किया इन्होंने, अभी इनका कोर्स खत्म हुआ, किस तारीख को खत्म हुआ था तुम्हारा? मुझे लग रहा है 3-4 जून तक चला था, है ना? और 16 जून को एग्जाम दिया और प्री निकाल रहे हैं। ये है हमारी देन। अगर आप 3-4 साल बाद निकालते तो वो थी तुम्हारी देन, क्योंकि भाई फिर तो आदमी कुछ भी पढ़ता है, इधर उधर से कुछ भी पढ़ता है ना? अगर हमारी क्लास का हम कहें कि हमारी क्लास से क्या आया, यहाँ पे बहुत से बच्चे अभी भी ऑनलाइन में भी हैं जो क्रैश कोर्स के थे, यहाँ भी ये लोग बैठे हैं, ये लोग बताएंगे असली में कि कितना सवाल आया। मेरे कहने से तो जो है, मैं तो स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी 1-2 दिन में। अब मुझे ढूंढने सारे स्क्रीनशॉट सारी क्लासेस से निकालना, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है नहीं कि 2 आदमी लगा दिए निकाल रहे। तो वो चीज आपको 9 लोगों को निकला, मतलब ऑलमोस्ट 60% लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, 60% लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया। सैंपल साइज छोटा था इसलिए ज्यादा क्लियर किए, शायद बड़ा होता तो हम इतना ना परफॉर्म कर पाते, ये भी मैं मानता हूं। अब इस बार का मैं आपको बताऊं, फिर हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया हमने वही 1 जून के आसपास, और अभी वो खत्म हुआ है। इथिक्स की क्लासेस बाकी है, तो हमने कहा था प्रीलिम्स के बात करवाएंगे इथिक्स की क्लासेस, इंटरनल सिक्योरिटी की, तो वो अभी होंगी उन लोगों की क्लासेस। इस बैच में भी आपके ऑनलाइन में है कृतिका, इस बैच में थी। आई होप कि उसका भी निकल जाएगा इस बार, जितने उसके मार्क्स, ठीक है, निकल जाएगा उसका, तुम लोग लिस्ट में देख लेना, ठीक। इन 9 में से हमारे 5 के आसपास फाइनल सेलेक्ट हुए, 5 के आसपास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 को हमने पढ़ाया था, 1 को हमने गाइड किया था, ठीक है, 1 को गाइड किया, 1 को हमने बहुत नहीं पढ़ाया है, हाँ 2-3 महीने गाइड किया उसको, कॉपियां चेक कर दी, शुरू में बताया कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, जब प्रॉब्लम हुई इंटरव्यू की तैयारी भी कराई, सब कराया। 4 थे जो हमने पढ़ाए थे, ठीक। ये हमारा रिजल्ट है अभी पिछले साल का। ये जो बच्चे निकले हैं फाउंडेशन के, अभी इनमें से कई ने अटेम्प्ट लिया इस बार, कई ने लिया है, सामने भी है। इस बैच में हमारी एक कमी थोड़ी ये रही कि हमारे यहाँ सब सर्विसेज वाले लोग पढ़ाते हैं, तो टाइमिंग को लेके थोड़ा रहा, टाइमिंग को लेके थोड़ा रहा, और उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया। बट हमने फिर भी विद इन 1 ईयर 2-3 बार रिवाइज करा दिया, विद इन 1 ईयर क्लास के क्लास, तभी इन लोगों का निकल रहा है प्रीलिम्स करंट बैच से, ठीक है। अब जो आगे का प्लान है हमारा, आगे का प्लान जो है वो क्या है मैं बताऊं आपको। ये हमारी परफॉर्मेंस रही पिछले साल की। इस साल के पेपर की मैं जब बात करूं तो इस साल का जो हमारा पेपर रहा है अभी तक, कल परसों में आपके स्क्रीनशॉट भी आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे ऑफिस से छुट्टी है, मैं पूरे दिन बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट निकालूंगा वीडियोज के, और वो आपको विद वीडियो विद स्क्रीनशॉट दोनों मिल जाएगा। लगभग नकुल कितना सवाल आया होगा अपनी क्लास से? ज्योग्राफी का तो लगभग सब ही आ गया है, हाँ, एनवायरमेंट का, ज्योग्राफी का 1-2 सवाल जो नहीं है वो भी उसी से लग रहे थे अंदाजा लगा के। जैसे एक सवाल था 100 मिलियन फार्मर, वो मैंने नहीं पढ़ा है, उसमें डाउट नहीं है, बट अगर आप थोड़े भी समझदारी से पूरी क्लासेस किए थे तो वो लग जा रहा था, वो भी लग जा रहा था। ज्योग्राफी का तो मैं खुद चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी पिछली क्लासेस देख लीजिए, ऑलमोस्ट 100%, एक सवाल का मैं नहीं कह रहा, उसका भी एक ऑप्शन रहा है। जैसे एक, अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो, बोनबू एक ऑप्शन था, एल एक ऑप्शन था, और इंद्री एक ऑप्शन था, उसमें से बोनबू हमारे से था, पूरा सवाल नहीं था, बाकी पूरे सवाल मेरी क्लास से थे, वो भी क्रैश कोर्स की क्लास से। तो हमने क्या किया था कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, इस साल बहुत सवाल क्यों फंसे, पिछली बार भी क्यों फंसे थे, हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि हर साल हम पढ़ते हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है, जनरली टीचर्स का क्या होता है कि एक बार नोट्स बना लिया, बुक लिख दी, वही नोट्स वही बुक बार बार पढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे पिछले साल मैंने लेवांत पढ़ाया था, लेवांत रीजन पढ़ाया था, मेडिटेरियन जब पढ़ा रहा था लेवांत आ गया था। इस बार ये लोग बैठे हैं, मैंने साहेल और मगरेब पढ़ाया और पूरी स्टोरी भी बताई कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, माली में क्या हो रहा है, मॉरिटेनिया में क्या हो रहा है, वेस्टर्न सहारा में क्या हो रहा है, फिर सूडान में क्या हो रहा है, साउथ सूडान में, एक एक इवेंट मैप में पढ़ाई, और सेम सवाल आए, 2 तरह से आया, एक आया साउथ सूडान की लड़ाई से, एक आया सहारा वाली बात से, है ना, कि साहेल वाली बात से। और हमने साहेल एक बार नहीं पढ़ा, हमने कई बार पढ़ा। जब हम बायोम पढ़ रहे थे
तो हमने जब साहेल वहाँ भी देखा हमने, जब मैंने कहा कि सवाना के जस्ट ऊपर साहेल है, वहाँ भी देखा हमने बात। और क्यों यहाँ वॉर होगा? क्योंकि पानी इतना कम है कि आदमी परेशान ही रहेगा, और कॉलोनियल रीजन भी उसके हैं। तो असल में पढ़ाई मेंस प्री की एक साथ होती है। बहुत लोगों को लगा करता है कि क्रैश कोर्स में एकदम से आके पॉइंट बताते चले जाएं, लेकिन उससे याद नहीं होता। याद करना है अगर आपको, तो यू मस्ट नो द स्टोरी, यू मस्ट नो द स्टोरी, है ना। स्टोरी अगर आप जानेंगे तो आप क्लास, जब आप सवाल आएगा आंख बंद करेंगे, मेरी क्लास में इस चीज पे बात हुई है। जैसे मैं बिग स्टार्स, और एक सवाल आया था छोटे तारे, वो उसमें लिखा था कि जो बड़े तारे होते हैं वामन तारों की तुलना में ज्यादा जीते हैं। ये स्टेटमेंट गलत था। सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा था, सेम, और दूसरा भी लिखा था, और तुम लोगों ने बहुत गलतियां भी की थी, बहुत से लोगों ने। और ये तो मैंने अपनी क्लास में कराया, प्लस साइंस वाले टीचर ने भी तुम लोगों को कराया था, दोनों चीज। तो सेम सेम स्टेटमेंट भी आते हैं सिविल सर्विस में। एक सवाल आया 21 जून को सन, है ना, तो वो भी हम लोगों ने किया, और दो तरीके से किया उसको। पहले तो बताया कि कहाँ चमकेगा सूर्य, उस पर पहले बात की। फिर हमने ये भी बात की थी कि जितना ही मैं अक्षांशों में ऊपर की ओर जाता हूँ 0 डिग्री से, उतना ही दिन की और रात की अवधि दोनों बढ़ती है कंपेटिवली। तो उसमें सीधे आपको आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंसर था उसका, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, ये दोनों आंसर थे उसके। बिल्कुल, मतलब जो जरा सा भी पढ़ के गया था, क्लास में केवल बैठा रहा, उस सबका भी सवाल सही हुआ है, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अभिषेक सर ने बोला कि इंडिया में एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और उन्होंने लिख के बताया, स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया है, मुझे दिखाया भी, मैं अभी कल परसों अपलोड कर दूंगा उसको। 4.5 लिखा उन्होंने, और सेम सवाल था। मतलब वो सवाल ही किल हो गया कि जब इंडिया में है ही नहीं तो राफेल भी नहीं है। भाई राफेल अगर इंडिया के पास है, और मैं पहले ही कह रहा हूं कि इंडिया में नहीं है 4.5 जनरेशन, तो हमारी सबसे मेन खासियत है कि हमारी क्लास से सवाल आते हैं। उसको आप ईश्वर का आशीर्वाद कह लो या हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने खुद इतनी बार एग्जाम क्लियर किया, ठीक। और अगर हमारे सारे टीचरों का जोड़ लोगे तो मान लो 6 बार सबने कर लिया क्लियर, तो 36 बार तो हो ही गया, ठीक है। तो उस तरह से, ठीक। इस बार हमारे लगभग डायरेक्ट, मैं लगभग 33-34 सवाल बोलता हूं जो डायरेक्ट है, जिनमें मतलब सब कुछ है, और जिनमें सब कुछ नहीं है वो लगभग आधे आधे सवाल जो है वो लगभग 20 है। और जो इसके बाद सवाल है उनमें एक ऑप्शन किसी में है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो ये हमारी क्लास का परफॉर्मेंस है, यही वजह है कि इतने बच्चों का प्री फिर हो रहा है अगेन, ठीक है। तो ये हमारा इस बार का परफॉर्मेंस है। अब हमारा प्लान क्या है? अब हम जो इस फाउंडेशन में कराएंगे क्या आपको? अब जो हमारा प्लान है फाउंडेशन का, वो प्लान ये है कि हम 12 मंथ लगभग 1000 आवर्स पढ़ाने देंगे। 1000 आवर्स आपको पढ़ाएंगे। इन 1000 आवर्स में हमारा क्या होगा, पिछली बार हमारे इसलिए भी थोड़ी दिक्कतें हुई कि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही क्लास में बिठाते थे, बाइलिंगुअल पढ़ाते थे। इस बार हमने अलग कर दिया। अगर बस एक भी बच्चा रहा हिंदी मीडियम का, तो उसको हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे और इंग्लिश के इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। तो वो भी इसीलिए थोड़ा बैच लंबा खिंच गया, क्योंकि जब दोनों लैंग्वेज में टीचर को बोलना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी जैसे मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपका बैच शुरू करूँगा। ये आपका बैच 1 जुलाई को मान लो मैंने लॉन्च किया, तो हम 6 डे क्लास लेंगे। 6 डेज क्लासेस रहेगी, कभी 5 डेज भी हो सकती है, जनरली 6 डेज रहेगी। जितना 6 डेज में मैं पढ़ाऊंगा, एक दिन में उसकी आपको टेस्ट के थ्रू प्री और मेंस, ये पिछली बार हम नहीं करा पाए थे पूरा। क्यों नहीं करा पाए थे? बहुत हमारे पास लोग कम थे। अभी हमने हायरिंग कर ली है, अब हमारे पास सफिशिएंट लोग हैं। तो प्री और मेंस के हो सकता है 10 ही सवाल हो सकता है 20 ही सवाल हो। जबरदस्ती सवाल मैं नहीं बनाता। मैंने इस क्लास में अपने कई स्टूडेंट को कहा, पूजा बुड्ढक ने बताया है कि सर क्लास से 70 क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पे इसने अभी कमेंट किया। और प्रिया एक लड़की है, उसने भी बताया यही कि क्लास से 70 क्वेश्चन थे, ठीक। तो बाकी ये लोग बता सकते हैं ज़्यादा बढ़िया, ठीक। तो ये हम जब कराएंगे, तो जब आपका यहाँ से 6 दिन में जितना पढ़े हैं, तो अगर पहला रिवीजन कहाँ हो गया, इसके थ्रू। मान लो मेंस का 2 सवाल दे दिया, प्री के 20 सवाल दे दिए,
तो आपको लोड भी नहीं हुआ। लोड कब होता है? जब आप इंतजार करते रहें कि बहुत सारा 100 सवाल का टेस्ट देंगे। 100 सवाल का टेस्ट देने में दिमाग का दही हो जाता है, नहीं देते लोग। तो मैंने जो पहचाना पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस है कि बच्चे आखिर टेस्ट क्यों नहीं देते। कोई क्यों टेस्ट नहीं देता? टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो डरे रहते हैं, उनको लगता है हमारी तैयारी नहीं हुई, इसलिए टेस्ट नहीं देते लोग। डरते हैं कि कहीं मार्क्स मुझे ही पता चल जाएंगे तो मेरे ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा कि 100 क्वेश्चन करके आया 10 ही सही हुआ, माइनस में नंबर आ गया। इसलिए बच्चे डरते हैं। कई लोगों को लगता है हमको लिखना नहीं आता तो लिखते नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लिखते नहीं है। तो हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस बार क्या किया है कि हम 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, जो भी होगा, क्लास में तो हम खूब प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, उसके अपार्ट आपको वीक में एक बार टेस्ट दिलवाएं। तो उससे आपका जो टेस्ट का फोबिया है, 10-20 सवाल आप भी कर लोगे, आपको लगे अरे यार मजाक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ताकि जब महीने में आपका बड़ा टेस्ट हो, भले वही सवाल हो ऑप्शन चेंज करके, तो भी आपको एक ये रहेगा कि नहीं मैं पूरा सिलेबस तैयार है मेरा। क्योंकि मैं अगर महीने में एक टेस्ट लूंगा ना, तो फिर आपके लिए एक महीने का सिलेबस तैयार करना होगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है। 6 दिन में जो पढ़ाया गया है वो आप 3 घंटे में पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ये फायदा इस बार होगा आपको। तो आपके पास एक डिपॉजिटरी ऑफ क्वेश्चंस होगी, मतलब लगभग हमारे 100 सवाल तो हर महीने हो ही जाया करेंगे। मान लो 50 का मंथली टेस्ट हो गया, 50 का क्लास में टेस्ट हो गया, कभी कभी हो सकता है 200, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 100 सवाल तो आपके मंथ में यहां से हो जाएंगे सिलेबस के, ठीक है। मेंस के लगभग आपके मिनिमम अगर 2 सवाल भी हम एक वीक में लेते हैं, और पर डे तो जो क्लास में लेंगे, जो आप पूछोगे वो तो मैं सब बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से क्या दूंगा, ठीक है। 2 सवाल थोड़ा रियलिस्टिक लगता है मुझे, तो भी हमारे मंथ में 8 सवाल आराम से हो गए मेंस के, और टेस्ट में जो होगा वो अलग, ठीक है। ये तो रोजमर्रा का जीवन है। और मान लो 10 सवाल का आपका टेस्ट भी हो गया, तो आपके लगभग 18 सवाल एक महीने में मेंस के भी लिख गए। तो इस स्थिति से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है, हमारा अच्छा रिजल्ट होने का वजह क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें जैसे आपका नवंबर आएगा, नवंबर 15 से दिसंबर 1 के बीच हम अपना इस बार क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। और फाउंडेशन के बच्चों को हम लोग क्रैश कोर्स कंपलसरी करते हैं फ्री में, मतलब इसी फीस में आपका हम वो देते हैं। इसमें क्या फायदा होगा? आप प्री के पहले पूरी तरह से उन लोगों के बीच में बैठेंगे, आपकी क्लास में आईएएस भी बैठे, आईपीएस भी बैठे होंगे, आईआरएस भी बैठे होंगे, सारे बैठे होंगे आपकी क्लास। इस बार भी थे आपकी क्लास में सिलेक्टेड लोग, मैं पहले से नाम बता दूं, फिर से वो सिलेक्ट होगा। कमला प्रसाद पहले भी सिलेक्ट था, इस बार फिर सिलेक्ट हो, मेरा स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो अब ये सोचिए अगर उन लोगों को फायदा मिलता है तो फिर नए बच्चे को कितना फायदा होता होगा। अगर कोई सिलेक्टेड बंदा आगे क्लास में बैठ रहा है तो कितना फायदा होता होगा क्रैश कोर्स से। तो हम इसलिए इस बार कुछ बच्चों ने गलती की, कुछ बच्चों को ये लगा कि फाउंडेशन में तो ज्योग्राफी हम पढ़ ही लिए हैं, क्रैश कोर्स में क्यों बैठे। असल में हम हर जगह कुछ नया पढ़ा देते हैं। क्यों नया पढ़ा देते हैं? क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूं। जैसे पिछली बार मैंने क्रैश कोर्स में बोनोबू नहीं पढ़ाया था, कुछ बच्चे इसमें जो दोनों क्रैश कोर्स किए हैं, क्योंकि वो प्री का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पिछली बार भी प्री निकाले थे, किए थे, इस बार भी किए। वो बता देंगे कि पिछली बार बोनोबू मैंने नहीं पढ़ाया था, इस बार पढ़ाया था, इधर आ गया, है ना। तो क्या होता है कि जब आप बिल्कुल अपडेटेड है, जैसे मैंने इस बार कहा था चिलेसन आना चाहिए, नहीं आया इस बार, अगली बार आएगा। जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है इस बार साहेल या मगरेब कुछ आ जाए, मगरेब नहीं आया, साहेल आया, तो अगली बार मगरेब आएगा। ऐसा ही होता है पेपर। 2021 की मैं बात बताऊं, तभी से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज टीचिंग इन 2021। एक बहुत बड़ी कोचिंग है भारत की, उस पर पढ़ा रहा था मैं। फोटो नहीं आती क्योंकि हम लोग सर्विसेज में, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ट्रैक्लोसान, बिस्फिनाल और ये पैराबीन्स, पीवीसी, पेट, ये पढ़ाए, 5-6 चीज पढ़ाई। तो
बच्चों ने क्या कहा, 9 तारीख को मैंने पढ़ाया, 10 को एग्जाम था 2021 का, 10 अक्टूबर को। तो वो हिंदी मीडियम कोचिंग थी, तो बच्चे बोले क्या पढ़ा रहे हो आप, ये इन्वायरमेंट में कौन पढ़ाता है, इतना केमिस्ट्री पढ़ा दे रहे हो। अगले दिन ट्रैक्लोसॉन और बिस्फेनॉल पेपर में, उसके अगली बार 22 में या 23 में पीईटी, याद हो अगर आपको। तो मैंने इस बार इन लोगों को बोला था कि देखो 3 आ चुके हैं, मेरे हिसाब से अगली बार पैराबीन्स या पीवीसी इस तरह का कुछ आना चाहिए। नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉरियलिस फोर्स आज से आ रहा है, जीवन बीत गया कॉरियलिस फोर्स आके, अभी भी गलत कर रहे हैं लोग, करेंगे नहीं, आया। और वही ऑप्शन है जो हमने बताया। मैंने कॉरियलिस फोर्स का ऊंचाई से रिलेशन बताया था, बना के भी, आप पीपीटी में जब डालूंगा तो तुम्हें दिखेगा सब, उसमें ग्राफ रॉप भी बना के बनाया था कि नहीं। तो मैंने बताया था उसमें कॉरियलिस फोर्स में, सबने बता, जो अच्छा टीचर है वो बताता है, लेकिन बात ही होती कितना आप इंटरलाइज करवा देता है टीचर, ठीक। तो मैंने कॉरियलिस फोर्स में बताया कि एक ऐसा बल है कॉरियलिस बल कि जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है, उत्पन्न उस वजह की से हुआ। लेकिन हमने ये तक बता दिया था कि डिस्टेंस का क्या असर होता है कॉरियलिस फोर्स पे। फिर मैंने बताया कि कॉरियलिस फोर्स ऊंचाई पे जाने पे, जबकि ये सवाल नहीं आए हैं, हो सकता है कभी ना आए, लेकिन मेरा एज ए टीचर दायित्व तो क्या है कि मैं आपको उस हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊं जो संभव है। क्योंकि जब मल्टीपल जगह से आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया कि वेग का, वेलोसिटी का और कॉरियलिस बल का जो संबंध है वो सकारात्मक है। जितनी वेग बढ़ेगी वायु की, उतना ही विक्षेपण बढ़ेगा, उतना ही कॉरियलिस बल बढ़ेगा, ये बताया मैंने। फिर मैंने कहा कि ऊंचाई पे जाने पे होता क्या है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन समझते हैं आप लोग, सब लोग, घर्षण बल, वो कम हो जाता है, क्योंकि अर्थ नीचे है, अर्थ का घर्षण लगता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घर्षण कम हो जाएगा। तो अगर घर्षण कम होगा तो विंड वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, हवा की गति बढ़ेगी। तो हवा की गति अगर बढ़ेगी तो हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा मुड़ जाएंगी हवाएं। तो जनरली हवाएं कैसी चलनी चाहिए, ये मान लीजिए है आपका 35 डिग्री और ये है आपका 25 डिग्री नॉर्थ, तो जनरली हवाएं क्या चलती हैं, इसके परपेंडिकुलर चलती हैं। माना जाता है कि दाब प्रवणता बल के परपेंडिकुलर हवाएं चलती हैं, पीजीएफ की। और कॉरियलिस फोर्स क्या करता है, इनको दाईं ओर मोड़ देता है उत्तरी गोलार्ध में, और बाईं ओर मोड़ देता है दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। क्लॉकवाइज यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज वहां पे, ठीक। अब मैंने कहा था कि ऊंचाई पे जाने पे, लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर जाने पे ये इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये विंड्स को ऐसे ना करके ऐसे चलाने लगता है, और इन्हीं को कहा जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड, भू विक्षेपी पवनें, जो किसके समानांतर चलती हैं, आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स के, ठीक है, ये बताया मैंने। अब यही सवाल आया, मैंने कहा तभी जेट स्ट्रीम इतनी तेज चलती है कि 300-400 किलोमीटर पर आवर, इतनी जब कहानी बता दी जाएगी तो जब पेपर में आएगा, अगर ये लिख के आएगा कि वेग बढ़ने के साथ कॉरियलिस बल बढ़ता है, तो क्या लगाने में कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। साथ साथ मैंने बताया था कि ये इक्वेटर है, ऐसे ही बिल्कुल बताया था, ये लोग गवाह हैं इस बात के। मैंने कहा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आप लोग जानते हैं। तो मैंने कहा कि एक तो तरीका होता है कि मैं बार बार आपको रटाऊं कि इक्वेटर पे शून्य होता है और पोल पे हाईएस्ट होता है। एक तरीका है कि कुछ मैं मैथमेटिक्स बता दूं जिससे आपको रटना ना पड़े। तो मैंने बताया कि कोरियोलिस बल का जो मान होता है वो 2 ओमेगा साइन थीटा होता है। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने अगर जो भी जानते होंगे, थोड़ा भी नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा मतलब होता है, थीटा का मतलब है डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन का हाईएस्ट मान 0, लोएस्ट मान 0 होता है और हाईएस्ट 1। साइन 90 का मान 1 होता है। तो अगर मैं इक्वेटर पे देखूंगा, हमें क्या रखना है यहाँ पे, थीटा की जगह, थीटा की जगह मैं अक्षांश रखने हैं, लेटीट्यूड्स रखने हैं। तो अगर मैं कहूं इक्वेटर पे कितना होगा, तो आपने साइन 0 लिख दिया। अब 2 ओमेगा से गुणा किया तो साइन 0 का मान 0, तो क्या हो गया कॉरियलिस फोर्स, क्या हो गया 0। और साइन 90 रख दिया मैंने, 90 का मान 1, तो 2 ओमेगा से गुणा किया तो क्या हो गया
2 ओमेगा, मतलब हाईएस्ट ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। हाईएस्ट कॉरिलेस फोर्स कितना हो सकता है, 2 ओमेगा। अब बताओ ये कभी भूलेगा कि इक्वेटर पे 0 होता है और ध्रुवों पे रटने की जरूरत है, नहीं है। यही दोनों ऑप्शन थे, यही दोनों ऑप्शन थे। और लोगों ने गलत किया, हमारी क्लास के बच्चों ने गलत किया। क्यों गलत किया? गलत इसलिए किया क्योंकि वो सीरियस कभी लिए नहीं टीचर को, और जो लोग अंत तक बैठे रहे उन सबका हुआ। कुछ लोगों को लगता था क्या ही पढ़ा देंगे, मैं तो कॉरिलेस फोर्स जानता ही हूं। हाँ, मैं जानता हूं, हमारी भी ये एटीट्यूड हुआ करती थी जब हम तैयारी करते थे। हम लकी थे कि हम पहले अटेम्प्ट में निकाल लिए इंटरव्यू तक पहुंच गया, दूसरे में भी पहुंच गए, तीसरे में सेलेक्ट हो गए। ऐसे लकी कम होते हैं। अगर आपको पैटर्न बनाना है पढ़ाई का तो आपको पहले टीचर को परख लीजिए कि कैसे लोग हैं, यही भूल हो जाती है। हाँ, पहले परख लीजिए फिर भरोसा कर लिए, और ज्यादा नहीं, 1 साल। क्योंकि यहां पे तुम देखोगे हिंदी मीडियम में खासकर मैं बताऊं, 5-5, 8-8 साल से लोग बैठे हुए हैं, और एक बार प्री निकाल लेंगे, फिर 7वें साल सेलेक्ट होंगे और फिर आके खूब बकैती करेंगे। हाँ, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब मैं नहीं कहता कि आप ना कहो, लेकिन आप इस बात को प्रमोट मत करो कि 7वें साल में हम हुए। प्रमोट मत करो, बोलो कि अच्छे से पढ़ोगे तो पहले में भी हो सकते हो, दूसरे में भी हो सकते हो। और ये भी बोलो कि जब तक तोड़ना नहीं, जब तक फोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। ये भी बोलो कि 7वें में भी अगर हो रहा हो तो हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपके सूरज सर आए थे, आपको याद हो, उन्होंने 4 बार सिविल क्लियर किया लगातार। उन्होंने यही बोला कि इस परीक्षा की तैयारी करने आए हो तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और वो भी बैकअप होना चाहिए आपके नॉलेज से। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में सुबह शाम घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और आता जाता कुछ नहीं है और जाके आईएएस ऑफिसर बने घूम रहे हैं। ऐसे करते हैं लोग। मैम खुद मुखर्जी नगर में मेरे दोस्त ही थे, आईएएस से नीचे कभी बात नहीं करते थे, उनको लगता था वो पहले से ही आईएएस ऑफिसर है। ये गलत एंगल है। आपका नॉलेज हो फिर कब बकैती करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप में नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन करिए, है ना। तो इस तरह से हमारे डायरेक्टली इतने सवाल आए, यही वजह है। और मल्टीपल वे से कितना हुआ, पहली रिवीजन वहां हुआ, फिर क्लास टेस्ट में हो गया रिवीजन, ये तीसरा हो गया कि नहीं, यहां तीसरी बार हो गया रिवीजन। फिर क्या करते हैं हम लोग, अब इसे एक सर लास्ट में फिर रिवीजन क्लास लेते हैं। इस बार भी लिया था, अगली बार तो और अच्छे से लेंगे क्यों, हम और पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास टीम भी है, तो आपका 4 बार हम रिवीजन करा देंगे विद इन 1 ईयर। यहां पे जो मार्केट है बेसिकली 24 महीने में वो एक बार खत्म करते हैं कोर्स, 24 मंथ में एक बार कोर्स खत्म करते हैं। अच्छा, और हम लोग 1 साल में 4 बार खत्म करते हैं। कैसे किए ये भी मैं बता दिया, पॉसिबल है, हमने कर दिखाया, हमने किया है, पॉसिबल है। बस एक ही शर्त रहती है मेरी कि बात 1 साल तक मानना। और ये एश्योर करने के लिए मैं एक दूसरी बात क्या बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में, वी आर द ओनली वन हु गारंटी फी रिफंड। आप कितने भी बड़े टीचर, कितनी भी बड़ी कोचिंग में चले जाइए और वो कह दे कि साल भर बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो क्या आप लोग फीस वापस करेंगे, वो कहेगा कल नहीं वापस करेंगे। और हम कहते हैं हम साल भर बाद वापस करें। क्यों कहते हैं हम ऐसा? वी बिलीव कि हम बेहतरीन हैं और हम मेहनत करके आपको सेटिस्फाई करेंगे केवल, लेकिन पूरी बात माननी है आपको। और इसीलिए हम हर महीने आपसे क्या भरवाएंगे, फीडबैक, जिसमें आपका नाम नहीं होगा। कोड्स आप डाल दीजिएगा, आपको यहाँ पे कोई पता नहीं होगा किसी टीचर को कि आपने क्या बोला है। कोड्स डाल देंगे, कोड असाइन होगा तो किसी टीचर को आपका नाम नहीं पता होगा, टीचर के पास जाएगा भी नहीं, वो मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनको फीस वापस करनी है, टीचर को क्या। मैं आके यहाँ पे आप लोगों को बकैती बताऊँ, अपने जीवन की कहानियाँ बताऊँ, मेरा क्या, मैं तो टीचर हूँ, चला जाऊँगा, नुकसान किसका होगा, इंस्टीट्यूट का। उसकी बेइज्जती होगी ना भाई। वादा तो कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि हम फीस वापस करेंगे और आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फीस वापस की, कितना बड़ा नुकसान है उसका, साल भर बाद अगर फीस वापस करनी पड़े। इसीलिए कोई वादा नहीं करता, हम करते हैं क्योंकि हमको पता है कि वी टीज इन दैट वे। हमारे बच्चे आके हमसे बोले, इस बार क्रैश कोर्स की फीस हमने 15,000 कर दी, और इसी क्लास में है अंजलि, इसी क्लास में आती है अनुष्का, बोले सर इतनी ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ाया, इतनी कम फीस में फीस बढ़ाइए। दोनों बैठे हुए हैं, सामने अंजलि बैठी हुई है गवाह। मैंने कहा अगली बार बढ़ा देंगे, तो अगली बार 25,000 फीस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका रिवीजन हो गया। जब फाउंडेशन में 1 बार 2 बार हुआ, यहाँ 1 बार हुआ, ठीक है,
2 बार रिवीजन 4 बार हो गया, विद इन 1 ईयर 4 बार आपका रिवीजन हो गया। यही वजह है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, पहला चीज। अब मान लो प्री निकल गया आपका, तो अब आपको फिर मेंस आएगा। मेंस में बहुत ट्रबल्ड हो जाते हैं बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें खत्म नहीं रही होती, कुछ चीजें खत्म नहीं रही होती हैं उनकी अपनी, मान लो ऑप्शनल नहीं है, जीएस मैंने करा दिया, ठीक है, आपको लगा ठीक है, लेकिन ऑप्शनल नहीं हुआ, तो उस पर बहुत ट्रबल्ड हो जाते हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं, इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जाए। अभी बच्चे आ रहे हैं, तुम लोग अब आए तो एक बच्चे आई देखिए, वो भी इसी के लिए आए कि भाई 4 महीने कैसे यूटिलाइज करें। चलो थैंक यू, दीपशिखा ने हमारा क्रैश कोर्स किया था ऑन सी ज्वाइनिंग फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। इस इंडस्ट्री में 4 महीने तक अगर आप कोई पढ़ा दे आपको, तो आप वो कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे, मेरे से लिखवा लो, चाहे वो अपने को कितना लगाते हो। हमारे बच्चे हमसे 4 महीने पढ़ने के बाद पूरा इतना बड़ा मैसेज लिखिए, तुम लोग बैठोगे क्लास में, तुम लोग को मिलेगी वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी ब्यूटी है। अब मेंस आ गया, ठीक। मेंस में क्या करेंगे हम? मेंस में हम करेंगे, हमारे पास लगभग होते हैं 90 डेज प्री और मेंस के बीच में। 1 जुलाई से मैं जोड़ रहा हूं, 1 जुलाई से लगभग है 90 दिन। अब इन 90 डेज में हमें मैनेज करना है। तो मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें 70 डेज तक खत्म कर लेना चाहिए चीजें, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, 10-15 दिन उसके ब्रेन को खाली छोड़ देते हैं। इस बार भी यही किए थे, 15 दिन खाली छोड़ दिए थे। तो आपको क्या करना है, इस बीच में हम क्या करेंगे, देखो पूरा सिलेबस पढ़ा के खत्म करना है, यहां दिक्कत है। जो फाउंडेशन करेगा उसके लिए तो बढ़िया है, हम पढ़ा चुके हैं। जो केवल क्रैश कोर्स किया, ठीक है, अब यहां कैसे रिवीजन होगा आपको, तो उसको भी यहां फायदा होगा। जो केवल क्रैश कोर्स किया था, लेकिन फाउंडेशन करने से ये होगा कि अब आप यहां बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 70 डेज में आपका लगभग हम 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से प्रैक्टिस करा रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 1400। अब ये बताओ, 1400 क्वेश्चन के बाहर कुछ बचता है क्या सिलेबस में, अगर सिलेबस वाइज कराया जाए? जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मान लो आर्ट एंड कल्चर है, वो लेके आओ एक बुकलेट जो पीवाईक्यू वाली है, कैसे हम कराएंगे, ये हम पहली बार करा रहे हैं, अभी नया कोचिंग है ना, ये कोर्स हम पहली बार करा रहे हैं, और कैसे कराएंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, अगर 1-1.5 साल हम लोग लग के कर दें तो हम निकाल सकते हैं इस एग्जाम को, आपको खुद लगेगा। इन्होंने 4 महीने में करा है। ये बहुत, नकुल जब आया था ये रोज आता था कि सर ज्वाइन करूं ना करूं, ज्वाइन करूं ना करूं, तो मेरे को गुस्सा आ गया एक दिन। मैं कहा मत करो, मत करो ज्वाइन, अगर इतना कंफ्यूजन है ब्रेन में तो डोंट ज्वाइन। फिर इसने कहा नहीं मैं करूंगा। और मतलब तारीफ अपनी अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक चीज क्लियर है कि हम हैं जो एग्जाम के बाद नजरें मिलाते हैं, एग्जाम के बाद, और केवल मिलाते नहीं है, जबरदस्ती पेपर मंगवाते हैं बच्चों का। अभी 3 बच्चों का मैंने मंगवाया है पेपर, और मैंने कहा है उनसे, क्या पता हो इसमें समीर वगैरह, ये देखो मैंने कहा भी है इनसे कि इससे मैंने बोला कि तुम अपनी जो जो लगाया वो भेजो मेरे को बना के, और ये यहाँ दिल्ली में नहीं है तो फोन पे, और अपने गार्जियन के सामने बात करो मेरे से, स्पीकर ऑन करो और पेपर उठाओ, फिर बात करो, क्योंकि गार्जियन को पता होना चाहिए ना यार कि मेरी क्लास से सवाल है फिर भी तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। ऐसे 10-10, 20-20 सवाल मैंने खुद बच्चों को बिठा के दिखा दिया कि तुम्हारे ये गलत है, मैंने पढ़ा है तुम्हें, और तुम भी मानते हो कि मैंने पढ़ा है तुम्हें। क्यों गलत है? क्योंकि तुम बात पूरी नहीं माने। कुछ लोगों ने पूरी बात ऐसे मान ली, मैंने कहा कि बेमतलब इधर उधर टेस्ट सीरीज मत लगाओ। अब आप मेरे पास बार बार आके कहोगे सर इसकी टेस्ट लगा लो, उसकी, मैं कहूँगा लगा लो। क्यों? क्योंकि आपको कल को यही होगी 2 सवाल वहां से आ गए, आप मेरे को गाली दो। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई एलिजिबल इतना नहीं है कि यूपीएससी को मैच करे। मैं सच बता रहा हूं, वो कभी एकदम से इजी कर देगा तो आपने इजी पढ़ना छोड़ दिया है। इस बार क्या किया पॉलिटी में इस बार यही किया, एकदम से पेपर को इजी कर दिया। परिसीमन आयोग कितनी बार बनाए, पीसीएस के सवाल हैं, किस भाग में क्या है, कैलेंडर जो चिपका रहता है लोगों के कमरों में उसके सवाल हैं सब, कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई ये उसके सवाल हैं, एक कैलेंडर से 3 सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है बुकलेट, इसमें पीवाईक्यू है पूरे,
तो यहाँ जब हम सवाल डिस्कस करेंगे, सपोज करो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है हमारा मेंस की क्रैश कोर्स में, ये भी फाउंडेशन वालों को फ्री दे रहे हैं हम, जो फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए फ्री है, ठीक। आर्ट एंड कल्चर का मान लीजिए सिलेबस है, तो मान लो हमने एक सवाल बनाया, पहला सवाल कि जो आर्ट एंड कल्चर है, विनोद भारद्वाज कह रहे हैं मैंने पापा को ही बता दिया है सब कितने सवाल आए हैं कोई नहीं मानता यार, नहीं मानता कोई कि इतने सवाल कैसे आ सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सवाल मान लो पहला हमने बना लिया कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो मानव के मस्तिष्क का, मानव की कल्पना का एक तरह से डिपिक्शन है, मानव की कल्पना का मूर्तिकरण है। जो कल्पना है उसको मूर्त रूप दे दिया, वही आर्ट एंड कल्चर है, मैंने ऐसे कहा। फिर मैंने कहा कमेंट करें, एक सवाल बन गया। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर के वेरियस फॉर्म्स आ गए, पूरा सिलेबस आ गया इसमें आर्ट एंड कल्चर का। फिर अगला सवाल मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारा पेंटिंग है, पेंटिंग्स, जो हमारी पेंटिंग है वो कल्चरल मिल्यू जो है हमारा, कल्चरल सेटअप जो है, सांस्कृतिक सेटअप जो है, उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। टिप्पणी करें बोल दिया हमने। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए हमने 20 सवाल बना लिए पूरे आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस पे। यकीन मानो उसके बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसके बाहर। और फिर जो रहा सा आपके पास ये है, आपका काम सिर्फ ही होगा, हम तो क्लास में कराएंगे लेकिन लिखवाएंगे नहीं, वो सब लिखवाएंगे, ये सब लिखवाएंगे हम। ये हम बोलेंगे कि ये सवाल है PYQ, आप लेके जाइए और कल आइएगा क्लास में, इनमें से कौन सा आप नहीं कर पा रहे। तो अगर हम वहाँ आर्ट एंड कल्चर के लगभग 3 दिन मान लीजिए कवर किए, 60 सवाल लिए या 40 सवाल लिए, 30 सवाल लिए, सिलेबस जितना होगा उतना ही लेंगे, यहाँ गिनने के लिए नहीं लिए जाएंगे। और प्लस ये 27 सवाल, बताओ इसके बाहर कुछ बचा? कुछ अलग भी आएगा तो भी आप लिख लोगे। हमारा फोकस यहाँ क्या होगा, इंट्रो कंक्लूजन। तुरंत एक सवाल दिया, तुरंत आपको बोला इंट्रो कंक्लूजन लिखो, मेन बॉडी मत लिखो, इंट्रो कंक्लूजन लिखो, तभी तो 20 सवाल करा पाएंगे 3 घंटे में। फिर मेन बॉडी हमने बता दी और इंट्रो कंक्लूजन भी बता दिया, तो आपको ये भी पता चल गया कि हाउ, हाँ इसमें एंट्री कर दीजिए कि हाउ इट इज डिफरेंट। आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सिलेबस डील हो रहा है ना। तो पूरा पूरा आपका 3 महीने के अंदर, जैसे इथिक्स का, सही बताऊं इथिक्स में हमारा एक स्टूडेंट था इस बार, नवनीत नाम है उसका, IPS मिला है उसको, 3 सवाल छोड़ के आया था, फिर भी 129 नंबर आया है। अगर आप कायदे से लिख दें, और इथिक्स में 70 सवाल है बस, मैंने 70 बनाया, रिपीटिशन हो गया है, 50 ही है, 50 सवाल ही है इथिक्स में, है ही नहीं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, ये किताब, वो टीचर, वो नोट्स, भागते हैं सिर्फ। भागने से कभी कुछ नहीं मिला किसी को। तो वही 50 सवाल मैं तुम्हारी क्लास में कराऊंगा, टॉपिक 5। हाँ उसे भी आ सकता है, आया भी है। नालंदा और तक्षशिला में आया कि तक्षशिला वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी इन ट्रू सेंस बट नालंदा वाज, कि नालंदा जो था मॉडर्न यूनिवर्सिटी था। क्यों? ऐसा सवाल आ चुका है। कभी क्या होता है, करंट जो है, असल में मैं यहाँ पे करंट बैन करता हूँ पढ़ना, यही वजह की प्री निकल रहा है लोगों का, वरना यहाँ पे कई तरह के सीरीज 365 चल रहे हैं, उनसे एक सवाल नहीं आता मार्केट में। मैंने मना किया था कि अगर मेरी बात मान रहे हो तो फिर मत पढ़ना, हम पढ़ा देंगे। सुखदेव सर से मैंने 15 क्लास करवा दी करंट की, यूट्यूब में पढ़ी है, तो आपको डेट भी दिख जाएगी उसमें। आए कि नहीं आए सवाल? परिसीमन भी वहीं से आ गया सीधे, लैंग्वेज भी सीधे वहीं से आ गया, साहिल सर ने भी पढ़ाया था वो भी वहीं से आ गया है। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन बिल सर ने पढ़ाया था वहां पे, बहुत से बच्चों ने नहीं किया, सब गलत करके आए। उनको लगता था कि सुखदेव सर क्या पढ़ा दे मैं बोलता था यार वो मेरा दोस्त है, हम BHU से साथ पढ़े हैं, वो हर बार प्री क्लियर करता था, यकीन मानो वो लायक है, मैं ऐसे कहता था। अब सबको लग रहा है कि हाँ वो लायक है, यूट्यूब में जाके आप देखोगे मिल जाएंगे आपको सारे वीडियो, 15 के 15 वीडियो मिल जाएंगे। वो तो कहो यार इस बार उस लेवल में आया नहीं तो उसने एक साल में 20-20 सवाल फंसाए IR पॉलिटी सब मिला के। ठीक है, तो हम यहां पे जब इतने सवाल कर लेंगे तो आपको लिखना भी आने लगेगा। सारा खेल क्या होता है, एकदम से देख के डर जाते हैं। जैसे एक सवाल बताता हूं मैं, एक सवाल में बताऊं लोग डर कैसे जाते हैं। सवाल आया, मान लो कि जो PDS था उसने
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समालोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो पीडीएस हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्रिटिकली इवेल्युएट, ठीक है, मूल्यांकन करें, समीक्षा करें। अब इस सवाल को लिखने के लिए हमारी एक स्टूडेंट है, अच्छा, तो उसने क्या किया, मैंने टेस्ट दिया उसको, उसने लिखा, उसने पहले लिखा पीडीएस कब आया, ये सब लिखा। जबकि अगर मैं सही मायने में आपको, जब आप गड़बड़ लिखते हैं ना तो आप कठिन लिखते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। मैं कॉपियां चेक करता हूं, मैंने पाया कि जब गलत आपने लिखा तो आपने कितनी मेहनत की उस गलत को लिखने के लिए। आपको ये याद करना पड़ा कि पीडीएस कब आया, आपको ये याद करना पीडीएस का, उसने इंसेप्शन तक लिख दिया वर्ल्ड वॉर 2 पे, दुनिया में पीडीएस सिस्टम का इन्वेंट लिख दिया। जबकि इस सवाल के लिए इसका कोई मतलब नहीं। इस सवाल के लिए सिर्फ मतलब क्या है कि खाद्य सुरक्षा क्या है ये आपको पता हो, उसके क्या पहलू हैं और उनको पीडीएस ने कैसे फुलफिल किया, बस इस सवाल में ही लिखना है कि भाई एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, है ना, एक्सेस, क्वांटिटी, वो क्वालिटी, ये यही तो है फूड सिक्योरिटी। अगर ये है क्वालिटी फूड है, अवेलेबल है सबको, एक्सेस है सबको, है ना, तो यही आपका फूड सिक्योरिटी। अब आप यही चारों पॉइंट को कि हाउ पीडीएस हैज इंश्योर्ड दिस, कैसे पीडीएस ने अवेलेबिलिटी बढ़ा दी और कैसे पीडीएस ने एक्सेस दे दिया, कैसे पीडीएस ने क्वालिटी मेंटेन कर दी, और क्या प्रॉब्लम्स आई तो वो क्रिटिक हो जाएगी, ये लिखना था। और कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए कि पीडीएस हैज नॉट ओनली इंश्योर्ड, देखो जब आप बढ़िया से खाना पीना पाते हैं तो आपका ब्रेन भी डेवलप होता है, अब तो सब प्रूफ है। पहले सास वगैरह क्या करते थे, अपनी बहुओं को खाना नहीं देती थी अच्छे से, पैट्रियार्की ज्यादा मजबूत थी। लेकिन जब सब सास को बता दिया गया कि जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका ब्रेन आपकी बहू के खाने पे डिपेंड है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में खूब खिलाती पिलाती है, चाहे जितनी दुष्ट रिलेशनशिप में हो दोनों, क्योंकि पोता पोती से बहुत प्यार है। तो जब आदमी खाता है अच्छा तो उसकी ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे भी स्वस्थ पैदा होते हैं और ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो पीडीएस ने यह भी तो सुनिश्चित किया कि सही टाइम पे सही क्वालिटी भोजन मिले। तो आप जब इंश्योर करते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये सब भी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीएस ने डायरेक्टली तो केवल फूड सिक्योरिटी बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली खाद्य संप्रभुता की ओर ले गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया, एमएसपी, एमएसपी से क्या खरीदा आपने, अनाज। तो किसान ने अनाज उत्पादन शुरू कर दिया। जब अनाज उत्पादन होगा, किसान स्वतंत्र होगा, तो इसी को तो कहते हैं खाद्य संप्रभुता, फूड सॉवरेनिटी। और अंडरलाइन कर दिया आपने, आखिरी लाइन यही लिख दी। असल में इसका असर पड़ता है। जब भी आप देखेंगे कापियां आप टॉपर्स की उठा के देखना, उनके उत्तर बहुत एवरेज होते हैं, बहुत एवरेज होते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। आपको लगे अरे यार ये तो मुझे भी आता है, मैं क्यों टॉपर नहीं हूं? क्योंकि वो सब चीज ठीक से लिख देते हैं और कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके अंडरलाइन कर देते हैं, बस, कोई अंतर नहीं है। मैं अपनी ऐसे की स्टोरी अगर आपको बताऊं कि मेरा खुद का ऐसे में 86 मार्क्स आया पहले अटेम्प्ट में, और इंटरव्यू कॉल फिर भी था मेरा, 2014 मेरा पहला अटेम्प्ट। फिर जब मैं सेलेक्ट हुआ तो 157 आया, और उसके बाद मेरे कई छात्रों के आए। पिछली बार आपकी क्लास में क्रैश कोर्स में थी ज्योति पांडे, अभी इस मेंस क्रैश कोर्स में आएगी। इस बार उसने अटेम्प्ट नहीं लिया, पिछली बार उसका इंटरव्यू 14 नंबर से रुका था, फिर भी ऐसे में 136 मार्क्स थे। आप जाके देख लेना, इस साल ऐसे में 136 मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो एक ही बंदा, मैं खुद 86 पे था, मैं ही 157 पे, मतलब सीखा जा सकता है। सीधा क्या है, सीखा जा सकता है। अगर सीख लें आप चीजों को तो मुश्किल नहीं है, नहीं सीखें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोग बहुत सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते, तो उनको दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती है। तो ये चीज हम यहां पे करेंगे, फाउंडेशन वालों को इस पे भी एक्सेस रहेगा। आखिरी चीज मैं जो बताता हूं, पहले तुम लोगों को बताया, 2 लोग बाद में उनको भी बता दूं कि हम लोग जो हैं इस पे मॉनिटरी से ज्यादा मैटर प्रेस्टीज का है, क्योंकि वी आर द सिविल सर्वेंट, वी कैरी सम प्रेस्टीज। एटलीस्ट जब आप लोग ब्यूरोक्रेसी में आ जाओगे तो आपको भी लगेगा कि आपकी थोड़ी तो इज्जत है, ठीक है, होती है थोड़ा इज्जत। आदमी अपने मन में बना लेता है कि मैं थोड़ा इज्जतदार आदमी हूं। तो जब आदमी मन में इज्जत बना लेता है तो इसको कहते हैं सुपर ईगो। गांधी जैसे सुपर ईगो में थे गांधी,
कि मैं डिक्लेयर कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं अब झूठ बोलते पकड़ा गया तो कितनी दिक्कत होगी। तो अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, फीस वापस करूंगा, और अब अगर मैंने गड़बड़ की तो हमारे यहाँ गड़बड़ ऐसा नहीं हुआ, गड़बड़ हुई नहीं, बैच चलाने में गड़बड़ हुई थोड़ा मोड़ा टाइम को लेके, कि कभी हमने डबल क्लास कर दी, क्योंकि पहली बार जीवन में हम लोग बैच चला रहे थे फुल फ्लेज। उसके लिए मैं माफी भी मांगा बच्चों को, और मैंने कहा कि मैं क्रैश कोर्स में सब बराबर कर दूंगा, मैंने कर दिया, सब बराबर कर दिया। तो बच्चे ही बोलते कि सर ठीक है, थोड़ी कमी थी, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इस बार हम वो भी कमी नहीं रहने दे रहे, क्योंकि नाउ वी हैव टीम, वी हैव ऑफिस, दो ऑफिस है हमारे पास अब सब कुछ है, मतलब जो एक बड़ी कोचिंग के पास होता है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। पहले हम ही काउंसलिंग करते थे, हम ही कॉपी चेक करते थे, अभी कॉपी कौन चेक करे पता आपका? नवनीत IPS है, अभी इसी बार बना, कह रहे सर मैं कॉपी चेक कर दूंगा, आपके पास टाइम नहीं रहता। तो अभी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें सबकी, क्योंकि वो एक कॉपी रोज चेक कर देता है, 1-2 कॉपी, तो इतना ही लिख पा रहे हैं बच्चे, इतना ही लिख पा रहे हैं, और बाकी मैं चेक कर देता हूँ, बम से चेक करते, सब क्वालिफाइड है, जो मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने सब क्वालिफाइड है। ये सागर सर चेक कर देते हैं, अभिषेक सर चेक कर देते हैं, सब लोग कर देते हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। तो ये चीज़ आपको फायदा मिलेगा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर मैं आपको जो कह रहा हूँ वो डिलीवर नहीं कर पाया तो आई एम टोटली लाइबल टू दिस। आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं कि सर 1 साल हो गया और आपने कुछ नहीं पढ़ाया, आप पैसा वापस करो, और यकीन मानिए हम तुरंत वापस कर देंगे। ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम नए हैं, तो बहुत लोगों को भरोसा करने में थोड़ा, देखिए भाई आपका करियर है, केवल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की बात नहीं है, ये आपका करियर है। मेरे लिए हो सकता है 1.5-2 लाख हो, लेकिन आपके लिए आपका जीवन है, ठीक है? तो ये हमारी तरफ से है। आप कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करेंगे, और जो भी आपके मन में हो कि अगर मेरा ये होता है तो वो होता है, जो मतलब आपको लगता हो, जो भी लगता हो आपको, वो आप सारा पूछ सकते हैं। और फिर एक सर तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस उसके बाद हम आज का के कंक्लूड कर देंगे और थोड़ा सा क्लास लेंगे 15-20 मिनट, बस 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा भी मैं, ताकि आप एक ग्लिम्स पाए, आए हैं तो मेरे से मिल के जाएं तो कुछ सीख के जाएं। थोड़ा तो सीख ही लिए होंगे, कॉलेज फोर्स तो नहीं भूलेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ग्लिम्स लेके जाएं। नहीं भी ज्वाइन करें मुझे आप, तो भी आपको ये रहे कि आदित्य सर मिले थे और उन्होंने कहा था, तो कुछ तो मिला। मेरा मानना है कि जब आप व्यक्ति एक दूसरे से मिले ना, तो एक दूसरे को कुछ मिलना चाहिए, अदरवाइज डोंट मीट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। बोथ का टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट है हर आदमी का। तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, हाँ ठीक बात है तुम्हारी, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हमारे जीएस के कॉन्सेप्ट्स और जीएस के फैक्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते, तो कई बार मान लीजिए 5 सवाल हमारे धोखे से सही हो गए, तो हमारा हो भी जाता है प्री। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं नाम भी लूंगा, अभी इस बार भी हो रहा है उसका प्री, अनग, IIT मुंबई से बीटेक है, अनंग नाम है, ऑनलाइन में था, बाद में ज्वाइन किया, सबसे बाद में वही ज्वाइन किया, और किसी प्रोफेसर ने उसको सजेस्ट किया कि इनको ज्वाइन कर लो, तो वीडियो से क्लास की है उसने, सारी क्लास वीडियोस की है। उसकी कहानी बताता हूँ मैं। आप 2 साल पहले का PT का रिजल्ट देखोगे, उसका मिलेगा, इंटरव्यू का देखोगे मिलेगा, अनग, अनग नाम है उसका। अजीब नाम है तो एक ही होता है, अनग नाम एक ही होता है, तो आप सर्च करोगे तो भी मिलेगा। 13 नंबर से उसका फाइनल सिलेक्शन रहा 2021 में, ठीक, 90 मार्क्स आए प्रीलिम्स में 2021 में, 87 शायद कट ऑफ थी। 2022 दिया, 22 में आया 90 या 91 ऐसे है। 2023 दिया जब, नहीं 2022, हाँ 2021 का ही है, 2022 दिया फेल प्री में, 2023 दिया फेल प्री में। इस बार जब फेल हो गए 2 बार, तो किसी ने सजेस्ट कर दिया, हम तो नए, हमारे ऐड तो है नहीं उतना, तो जानते नहीं लोग, तो किसी ने सजेस्ट कर दिया, जैसे ये मेरे से पढ़े हैं तो इन्होंने बोल दिया नहीं यार सर ठीक से कर दे, एक बार तुम देख लो, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं क्रैश कोर्स की, तुम एक बार देख लो। उसने ज्वाइन किया, इस बार उसका मार्क्स आ रहा है 96, इस बार उसका हो जाएगा, प्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कमी थी? वही हाल आपके साथ है कि आपका पिछली बार जीएस में अच्छा आ गया, इस बार नहीं आया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी।
हो तो गया था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। अगर आपकी जीएस में एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो जीएस नहीं रुकता है, सीसेट रुक आगे पीछे जा सकता है लेकिन जीएस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ज्योग्राफी है या एनवायरमेंट है, कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर, जैसे फिग ट्री है, फिग ट्री में कितनी बार पढ़ाया, 2 बार सीसेट में आया, इस बार इधर आ गया। जब मैं फिग ट्री पढ़ा रहा था तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन है तो कुछ सोचने नहीं, आपको आता हो चाहे ना आता हो, तो यार सर ने फिग ट्री पे बार बार जोर दिया है, वो पॉइंट भले नहीं बताया होगा सही। जैसे मेटावर्स लोग गलत करके आए इस बार, नहीं करना चाहिए, भले नहीं आता हो, वही चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है वही उत्तर है। कुछ चीजें जो चल रही हैं वो उत्तर होती हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन गई तो जीएस की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर आदमी खेलता है खुल के कि भाई मैं सीसेट पढ़ूंगा। कमला के साथ यही हुआ, उसको हम लोग पढ़ाए जम के, वो ऑलरेडी सर्विस में था फिर भी ज्वाइन किया, 99 नंबर आ रहा है उसका, और सीसेट पिछली बार फेल हुआ तो इस बार सीसेट पढ़ना। पिछली बार भी 101 नंबर आया, पिछली बार भी 101 नंबर आया, मेरे साथ रहे, और सर्विसेज में भी है 101 नंबर आया पिछली बार उसका, और इस बार फिर आ रहा है, फिर हो जाएगा। तो इस बार फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि अब इस बार हमने बोल दिया कि जीएस की हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कराएंगे 70 दिन में जीएस, आप ऑप्शनल पे दम लगाओ। संस्कृत उसका ऑप्शनल है, 235 रह गया था पिछली बार, हमने उनको बोला कि तुम 270-80 तो लाओ भाई, इतना लाना पड़ता है भाई, जब सिलेक्शन लेना होता है तो आपको 270-80 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो वो उस पर लगाया। अभिषेक सर ने मेटावर्स करवाया था, देखो बता रही हैं, है ना, सारे सवाल कराए थे मतलब। तो ये हमारा तरीका है। आप भी अगर आप सही से कर लेंगे तो एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे भले फैक्ट के 2-4 सवाल गलत भी हो जाए, भरपाई हो जाती है, भरपाई हो जाती है कि मतलब 4 गलत हो गए तो 4 सही हो गए, दूसरे 4 सही हो गए, ये होता है। तो यही मेरी तरफ से तो यही है कि एक बार बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम से होगा, प्री की टेंशन फ्री हो जाओगे। और कोई सवाल? इकोनॉमी बताओ भाई तुम लोग। इकोनॉमी ना, हाँ 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 इकोनॉमी बता रहे हैं, इकोनॉमी मैं ही पढ़ाया। हाँ 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 हाँ। देखो वही बात है, जैसे अब जैसे एक सवाल मैं लेता हूँ, एक सवाल मैं लेता हूँ एनबी, एक सवाल आया था कि लाइफ एक फैसिलिटी होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मैंने पढ़ाई है क्लास में, क्रैश कोर्स में 2 विषय में पढ़ाता हूँ, एनवायरमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमी। हमारे यहाँ आईआरएस भी पढ़ाते हैं लेकिन क्रैश कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ। उसकी वजह क्या है मैं सही बताऊँ आपको, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि मैं प्री में माहिर हूँ, अब तो इनको भी लगता है। अपनी बात जब दूसरों को लगने लगे इसका मतलब आप हैं भाई, सबको लगने, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी एक अच्छे ऑरेटर है, उनको लगता था पहले से, लेकिन अब पूरी दुनिया मान रही है कि वो बोलते बढ़िया, बाकी कुछ भी हो बोलते बढ़िया है, तो अब सबको ही मान रहा है, पूरी जनता मानती है कि बोलते बढ़िया है, मजा आ रहा है, ठीक, तो वो हो गया। तो जैसे इकोनॉमी का मैं उदाहरण लेता हूँ आपको कि सोचना कैसे चाहिए, मैं सवाल लेके लेता हूँ। सवाल मान लेते यही आता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज एनबीएफसी कर सकते हैं नहीं कर सकते, मान लो एक आया। दूसरा ऑप्शन आया कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही ऑप्शन थे शायद, है ना। तो जब मैं सिक्योरिटीज पढ़ा रहा था तो बार बार इसी पे फोकस कर रहे थे हम कि इक्विटी सिक्योरिटी में गवर्नमेंट नहीं बेच सकती, बोल रहे थे बार बार, क्योंकि संप्रभुता बांटी नहीं जा सकती। इक्विटी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। सरकार का अगर शेयर आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सरकार में हिस्सेदारी हो गया। तो क्या संप्रभुता बांटी जा सकती है? नहीं। तो सरकार कभी शेयर इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो सरकार केवल इशू कर सकती है बॉन्ड, बॉन्ड इशू कर सकती है। तो अब बॉन्ड में इन्वेस्ट हो सकता है, कुछ भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा थोरोली पढ़े थे, डेट सिक्योरिटी है बॉन्ड, उसमें लिखा है बॉन्ड, तो आपको बॉन्ड का मालूम है कि ये डेट सिक्योरिटी ऋण प्रतिभूति है, तो ऋण प्रतिभूति में इन्वेस्ट हो सकता है। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली बिल्कुल सोचना है अरे यार ये तो घर का सवाल है मेरे। तो इस तरह से, जैसे एक और सवाल आया सीबीएलओ, सीबीएलओ का एक सवाल आया था लेंडिंग ऑपरेशंस, क्या फुल फॉर्म है सीबीएलओ का?
कोलेटरल बाइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस, बारोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। कोलेटरल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑप्शन को अगर आप सही मायने में बदलें, तो मैंने जब इन लोग को रेपो रेट पढ़ाई थी तो मैंने कहा असल में रेपो रेट कुछ नहीं है। जब आरबीआई, ठीक है, इनसे बैंकों से पैसा लेता है कि भाई, या बैंक आरबीआई से पैसा, दो ही चीज होती है, रेपो और रिवर्स रेपो, है ना। तो मैंने कहा जब ये लेन देन किए जाते हैं तो कोलेटरल को बीच में रखा जाता है और वो होती है सरकारी प्रतिभूतियां जनरली। तो एक बारो कर रहा है, दूसरा लेंड कर रहा है कि नहीं। बारो मतलब लेना, लेंड का मतलब देना। तो इस पूरे प्रोसेस में प्रतिभूति देके, प्रतिभूति क्या हो गई, कोलेटरल, बारोइंग हो गया लेना, और लेंडिंग हो गया देना। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं इस भाषा में बदल दूं, प्रतिभूति दे के लेना और देना को का काम जो है, तो मैं कह सकता हूं ना कोलेटरल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस, कह सकता हूं कि नहीं। तो बस उसने उसी बात को शब्दों में रख दिया, सीबीएलओ कर दिया। तो जब आपको पता है कि ये 1 साल से कम अगर कोई भी चीज लेन देन की जाती है तो उसको कहा जाता है मनी मार्केट। ये भी आपको पता है, मैंने सब पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है तुम लोगों को। तो भैया अगर उसमें ऑप्शन दिया है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो मनी मार्केट हो गया, इतना क्या सोचने का। जहां आप देखो कोलेटरल है, बाई हो रहा है, लेंडिंग हो रहा है, खत्म काम। तो आप कह रहे थे भाषा से उत्तर कैसे निकालें, भाषा से उत्तर हो गए आराम से। एक पॉइंट फैक्ट का है जो पीछे वाले में बताया मैंने कि एनबीएफसी ले सकता है कि नहीं ले सकता, वो फैक्ट है। दूसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट था उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज में बदल दिया। आपको आए चाहे ना है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं तो आप ये सवाल लगा लेंगे आराम से। इकोनॉमी मैंने कितनी क्लास ली थी, 20 के आसपास, 20 के आसपास क्लास ली थी। और मैंने ये बोल दिया था जब इन लोग को लिया तो इन लोग को लगा कि सर अभी बहुत इकोनॉमी बाकी है। मैंने कहा बेटा प्री में इतना ही आता है, आया कि नहीं उतना, प्री में इतना ही आता है। और यकीन ना हो जिसको, तो हमारा 13,000 में ऑनलाइन कोर्स है वो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप फाउंडेशन ज्वाइन करो, वो तो पहले से पढ़ा है। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ ना, यहाँ बैठ के तो मैं झूठ बोल सकता हूँ। आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं और पढ़ के देख सकते हैं कि कितने सवाल हमारी क्लास से आए थे, 13,000 में। और अगर ना आए मिले तो पूरा 13,000 वापस ले जाना, टैक्स जबकि कट चुका होगा हमारा। ये गारंटी हम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वी आर गुड इन दैट। घमंड की बात नहीं है, हम अच्छे हैं, हम मेहनत करते हैं, दिन भर हम पढ़ते हैं, तब आके हम पढ़ाते हैं। हमारा 20 बैच का प्लान नहीं है, अभी भी हम केवल 2 ही बैच लेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश, और एक टाइम पे एक टीचर एक ही बैच लेगा। जैसे मैं जब इंग्लिश मीडियम का बैच लूंगा तो केवल इंग्लिश मीडियम का उस दिन लूंगा, क्योंकि दिन भर पढ़ना पड़ता है यार। और मैं यही बात बच्चों को बोलता हूं कि यार तुम लोग क्या करते हो, जब बीइंग अ टीचर मेरे को लगता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो तुमको तो और पढ़ना चाहिए। भले एक अटेम्प्ट निकल गया है आपका, भले आप जीएस पिछली बार क्वालिफाई हो गए हो, फिर भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि नए नए सवाल कैसे टैकल होंगे ये बताओ। नए नए सवाल टैकल करने के लिए नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नई पढ़ाई पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी 2-4 घंटे। अब मैं आपको अपनी शर्त बताऊं कि, और कोई सवाल, हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म। टीचर नहीं मिलता वहाँ। हम्म, कोई कोई हम्म, कोई नहीं है। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, ये सही तुम कह रहे हो। पहले एक चीज में मैं जैसे जैसे उत्तर में जब लिखता हूँ ना, तो मैं पहले उस जो आपने कहा है उसी बात को उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आपने कहा है कि किताब में तो बहुत कुछ है, मैं कहता हूँ किताब में सब कुछ है, सब कुछ है। और सेम किताब हम सब पढ़ रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको इस बात पे। एक मेरा स्टूडेंट है पृथ्वी, इस बार मेंस लिखेगा वो भी। एक है जो लड़की बताया 136 मार्क्स लाई है, जो इस बार नहीं दे रही, अगली बार देगी।
पिछली बार 14 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुका है। एक है आदित्य, ये तीनों मेरे से मिलने आए एग्जाम से पहले। मैंने एक चैप्टर के, एटमॉस्फियर चैप्टर के एनसीईआरटी के 15 सवाल बना रखे थे, एटमॉस्फियर और टेम्परेचर चैप्टर के, इंसुलेशन चैप्टर के, सौर्य तप के, एनसीईआरटी के 15 सवाल। मैंने कहा यार आए हो तो थोड़ा सवाल लगाओ तुम लोग बैठ के, जबकि वो दोनों प्री क्वालिफाई थे पिछली बार। जानते हो कितने सवाल सही कर पाए? जो लोग उन लोग को जानते हो उनसे पूछना, गरिमा जानती है उन लोगों को, 3-4 सवाल सही कर पाए बस। दीपशिखा यहाँ बैठी है जो अभी ज्वाइन करेगी फाउंडेशन, पहले क्रैश कोर्स ज्वाइन की थी वो। तो इसने बोला कि सर हमने बहुत पढ़ी है एनसीईआरटी, लेकिन जो एंगल से आप पढ़ा रहे हैं वो यहां समझ में आया। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैंने एक सवाल पूछा बच्चों से, इन लोगों से क्लास में भी पूछा आके, फिर मैंने कहा कि मैं 4 सिटी का नाम ले रहा हूं, इन सिटीज में बताना दिन सबसे बड़ा कहां होगा। तो मैंने सिटी का नाम लिया, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़, नागपुर, ये 4 नाम मैंने लिए। अब उनमें से उन्होंने जवाब दिए, एक आदमी सही दिया, कुछ ने गलत दिया, यहां भी पूरी क्लास में भी यही हुआ, एक आदमी सही दिया, गलत दिया, लेकिन किसी को उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि क्यों ऐसा हुआ। तो जब मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट, तो ये सवाल एनसीईआरटी का है, मेरा सवाल भी बनाया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में सेम सवाल है, उसी चैप्टर में आप जाके देखना। उसी से ये सवाल आया कि आर्कटिक सर्किल में दिन बड़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट से आया कि जितना ही आप लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं उतना ही दिन बढ़ता जाता है। इसी तरह का एक सवाल और बताता हूं, यूपीएससी में पिछले साल एक सवाल आया कि जो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल रीजन्स है और जो पोलर रीजन्स है, पोल्स में इक्वेटर की तुलना में 1/10वां हिस्सा सूर्य तप प्राप्त होता है। एक ऑप्शन है एक प्रश्न का, उस प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सवाल सही है। 4 ऑप्शन थे, एक ही सही था। तो एक उसमें से ऑप्शन ये था जो मैं तुम्हें बताया। एक था कि सबसे ज्यादा जो 3 तरह की लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, है ना, और कौन सा, इंफ्रारेड, 3 होती हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट 3 होते हैं। तो इनमें कितना कौन है, ये एक सवाल था। ऐसे करके 2 ऑप्शन और थे। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस बात के लिए कि जो इक्वेटर पे प्राप्त होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में ट्रॉपिक्स लिखा है, बेसिकली ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 70 जूल, 70 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होती है, ये लिखा है उसमें ध्रुवों पे। और यहां पे प्राप्त होती है 240 कैलोरी इक्वेटोरियल रीजन में। अब ये लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा कि 10 गुना प्राप्त होता है या 5 गुना प्राप्त होता है। आप पढ़ के भी गए लेकिन याद नहीं रहा, भाई किताब में तो लिखा था। तो टीचर का यही काम है कि क्वांटिफाई करे चीजों को, क्वांटिफाई करके उसके मल्टीपल डायमेंशन बताए आपको। तो असल में कितना हुआ, 7 चौको 28, 4.5% हुआ, लगभग 4.5 5%, 4.5 गुना हुआ। 70 वहां है, 220-40 यहाँ है, 230, तो लगभग 4.5 5 गुना हुआ। और सवाल क्या पूछ रहा है, 10 गुना। कितना क्लियर कट यूपीएससी बोल रहा है कि एनसीईआरटी में मैंने लिख दिया है, तुम लोग क्लियर कट या तो डबल दे दिया उसने। तो ये सवाल आया, ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है। तो यही काम हमारा होगा कि हम एक एक लाइन पढ़ के आपको बताएं। एक लाइन एनसीईआरटी में दी है, अब तुम लोग पढ़ोगे तो सब पकड़ोगे। लाइन दी है कि जब साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करते हैं तो और ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। इस सवाल को गूगल करके देखना, उत्तर नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला था। फिर मैंने पढ़ा, तुम लोग को पढ़ाया भी, पूरा एक लिखाया कि ये मेंस में भी आ सकता है सवाल, 10 नंबर में पूछ सकता है कि बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो एनसीईआरटी में गागर में सागर है, देखो। तो उन किताबों को आपको, टीचर को चाहिए कि उनको बढ़िया से इलेबोरेट करके बताए, केवल वही ना बताता चला जाए जो लाइन वहां लिखी है। अब जैसे मैंने जनरली क्या देखा है, कल्चर क्या हो गई है, एनसीईआरटी के अलग बैच चलाया जा रहा है, ये मूर्खता है।
महामूर्खता है ये। क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो कुछ और ही पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी के बैच में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। ये क्लास के टीचर की जिम्मेदारी के वो पढ़ के आया सब कुछ और तुमको पढ़वाया। जैसे मैं यहाँ पढ़वाऊंगा तो 1 तारीख को मान लो एक क्लास ली मैंने, तो मैं उसी दिन कहूंगा कि एक चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आइए। अगले दिन फिर कहूंगा। बहुत लोग मान लेते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो इसीलिए मेरी एक शर्त रहती है कि मेरी बात मानना 1 साल तक, क्योंकि जिंदगी आप लोग दे रहे हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक। वो हम पे सब छोड़ देना, जो प्रॉब्लम है हम पे छोड़ देना। इसीलिए हम आखिरी एश्योरेंस यही दे देते हैं, शर्त केवल एक है कि मेरी बात माननी है। और हमारा डेडिकेशन ये है कि हम आपके वो हर कमिटमेंट पूरा करेंगे जो हम कह रहे हैं। और उसके लिए सिक्योरिटी ये है कि हम फीस रिफंड का भी वादा करते हैं और कोई नहीं कर सकता। और कोई कर दे तो आप बताना मेरे को, कोई नहीं कर सकता पूरे दिल्ली में, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, क्योंकि वो एक एक बच्चे ध्यान नहीं देते। हो सकता है अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन बच्चा वो ध्यान ही नहीं, उनके 500 बच्चे बैठे हैं, ध्यान देने वाला ही नहीं। हम एक को पकड़ के तुमसे पूछेंगे पेपर के बाद, क्यों भाई फोन क्यों नहीं किया मेरे को कि पेपर कैसा गया, क्यों फोन नहीं किया? तो आप बोलो अरे सर तो मैं डांटूंगा। मैं कहूंगा यार मैं इतनी मेहनत करता हूं अगर, तो फिर मेरे बीच कुछ अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है, आपकी भी है। हम मार मार के आपको पढ़ा लेंगे, लेकिन आपको हमको छोड़ के नहीं जाना है। मतलब कि पता लगा आने बंद कर दिया आप, अब इसमें कोई क्या करे, फोन बंद कर लिया आप, इसमें कोई क्या करे। या आपको लगा कि फाउंडेशन में तो पढ़ ही लिया है, अब क्रैश कोर्स में क्यों बैठूं, जब मेरी तरफ से रिकमेंडेड बैठ जो 1 ही साल तो मांग रहा हूं मैं, जीवन तो नहीं मांग रहा आपका, मैं 1 साल मांग रहा हूं। 1 साल दो आप लोग, और फिर देखो आपकी अगर नहीं होता है तो कैसे नहीं होगा। और ये हर एक क्लास के बाद आपको लगेगा। सरफराज का दोस्त है समीर, मेंस लिख चुका है, एनआईटी पास आउट है, एनआईटी से पढ़ा है, अच्छा ऐसा नहीं कि स्टूडेंट खराब है, आज नहीं आ पाया, आना था उसको भी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि सर आज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई है। कैसा कोर्स पढ़ के हो गई उसकी वजह यही है कि हम लोग टाइम देते हैं इस परीक्षा को और मेहनत करते हैं, और कोई वजह नहीं है। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, करते भी होंगे हो सकता है, मैं नहीं जानता कि वो कितना करते हैं कितना नहीं करते, लेकिन हम करते हैं, ये मेरा वादा है। और कोई सवाल? नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हो। देखो सही बताऊं, रिजल्ट के लिए 1 अटेम्प्ट काफी होता है। तुम यहाँ तुम्हारे आसपास ही देखोगे कि कई लोग होंगे जो 5-5 साल से बैठे और प्री नहीं निकला प्री, और अगले भी 5 साल में संभावना नहीं है जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, आज एक बच्चा मेरा आया, बोला कि सर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाने आया था, अच्छा लड़का है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन आलसी है, आलसी। हर बार पेपर के बाद आएगा, बोलेगा सर इस साल पूरा मैं करूंगा, टेस्ट भी लिखूंगा। 2 साल से हम पढ़ा रहे, 2 बार आ चुका है, ये तीसरा है, ठीक, तीसरी बार आया, इस बार कह रहा है 100% ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करवा गया जिसको लेके आया था, कह रहा था मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अब मैं भी ज्वाइन करूंगा इस बार। मतलब क्रैश कोर्स पहली बार हमसे किया था वो, पिछले साल वाला, मतलब ये वाले को छोड़ के उसके पिछले साल वाला। तो उसमें उसको पता तो चल गया था कि ठीक पढ़ाते, लेकिन सीरियस नहीं लेता था, शायद पहला अटेम्प्ट रहा होगा, कई बार आदमी नहीं लेता। अब कह रहे हैं मैं करूंगा, अब अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 साल बाद। तो क्या होता है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और मैं बताऊं मेहनत करना एक आदत है। अगर आप मेहनत से दूर भागे तो उतना ही दूर जाएंगे, और मेहनत के जितना करीब आएंगे उतना ही करीब आएंगे। पता नहीं, इसमें कुछ ऐसा होता ही है। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप बहुत ज्ञानी है, जब आप पढ़ने लगेंगे आपको लगेगा आप बहुत अज्ञानी है। सच बता रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि मैं दिन भर पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे हर बार यही लगता है कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, कैसे होगा, कैसे होगा। क्लास में मान लो ये एक बैच पढ़ चुके, अगली बार मान लो फिर बैठे ये, मान लो, तो मुझे तो ये भी दिखाना है ना कि नहीं यार मैं थोड़ा अलग लेवल पे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो दोबारा बैठने के बच्चे का टाइम बर्बाद करने क्या मतलब है। कोई सिलेक्टेड बंदा बैठ रहा है आके अगर क्लास में, तो वो तो यार 2 इंटरव्यू दिया, एक बार फाइनल भी सिलेक्ट है, तो मतलब भर तो उसको आता है, तभी तो सिलेक्ट हुआ है। अगर उसको क्लास में आपको रिटेन करना है तो आपको उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो लेवल फिर आपके राइटिंग के स्तर पे बढ़ जाए कि ऐसे में उसके नंबर ज्यादा आ जाए, प्रश्नों के उत्तर के इंट्रो के स्तर पे बढ़ जाए, कंक्लूजन के स्तर बढ़ जाए, या मेन बॉडी के स्तर बढ़ जाए, या सोचने के स्तर पे बढ़ जाए, कि किसी चीज को आसान बना दिया जाए। तीनों तरीके से हो सकता है। जैसे बहुत सी चीजें बनी, मैं जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, तो जैसे आपने मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट अप्लाई किया,
कि 50 लाख का सर फंड करिए, हम ये बनाने जा रहे हैं। तो अब प्रोजेक्ट कई तरह से अप्लाई किया जा सकता है। एक हो सकता है कि आप कह दें कि मैं एक नई चीज बनाने जा रहा हूं। हो सकता है आप कह दें कि जो ये टीएनटी है ना, टीएनटी बना हुआ है, मैं इसके बनाने के टाइम को बहुत कम कर दे रहा हूं और खर्चे को बहुत कम कर दे रहा हूं। ये भी तो मैं प्रोजेक्ट दे सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि मैं थ्योरी के रूप में कुछ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूं कि रडार के थ्रू हम मार दे किसी चीज को, ड्रग को देख लें रडार के थ्रू। ऐसा हुआ अमेरिका में एक कंपनी ने रडार गन बना दी जिससे ड्रग्स देख लेते हैं। तो इसीलिए उसमें तीनों सही है, हमारी की में भी वो गलत बता दिया गया है, क्योंकि जिन टीचरों ने तुरंत तुरंत बनाया तो एक आध सवाल गलत हो जाता है। तो हम अभी करेक्टेड की डालेंगे, फिर आया, मैंने फिर एक एक ऑप्शन चेक किया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो मुझे पता चला कि नहीं, एक गड़बड़ हो गई है। तो सारी कोचिंग वालों ने हालांकि वही दिया है, तो हमने कहा नहीं, ऑल ऑफ द अबव सही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि हम लोगों को बार बार मेहनत करना होगा। और मैं कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा, आज ही आप लोग ले लीजिएगा, चाहे एडमिशन लीजिएगा चाहे ना लीजिएगा, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। एक किताब का नाम है 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। युval नोआ हरारी किताब है, 21 ऐसे लिखे गए हैं। ठीक है, और एक किताब है तर्कशील भारतीय, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन की। ये दो किताबें मैं पढ़वाता हूं पूरे साल में, बस बाकी सब मैं पढ़ाऊंगा। तुम लोग को तो बताया हुआ है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन हिंदी में तर्कशील भारतीय और अंग्रेजी में आर्गुमेंटेटिव इंडियन। 16 ऐसे हैं इसमें, 4 सेक्टर के। ये किताब आपको पढ़नी है दोनों कंडीशन में, आप एडमिशन लें तो भी पढ़नी है, ना लें तो भी पढ़नी है। ठीक है, और दूसरी किताब का जो नाम है वो है आपकी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, युval नोआ हरारी की। एक अंदर जाओ, एक किताब रखी होगी सेल्फ में, द इंडियन वे, निकाल के लाओ, सेल्फ में रखी होगी। हम लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, तो वही परीक्षा में जब आती है तो हमको लगता है हम तो किताब ही पढ़ चुके हैं। अभी देखो सेल्फ में निकाल के लाएगा वो, अंदर रखिए सेल्फ में। हाँ, दे सकते हैं, देखो सब दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना इसको है। उसका भी उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे। मैं बताऊंगा। यहाँ पे जय सरस्वत नाम का एक लड़का हमारे पास आया, 7 मई को एडमिशन लिया, 7 जनवरी को, इसी बैच में। जय सरस्वत मिलेगा, वो आपको आएगा, वो खुद अपनी स्टोरी बताएगा। वो बंदा DCE से पास आउट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। DCE इज अ गुड कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब नाम है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IITs के लेवल का कॉलेज है। पता नहीं कहाँ पढ़ता, मुझे पता है कहाँ पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूंगा। 2 साल पढ़ा, प्री नहीं हुआ उसका। तो उसकी सिस्टर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की टॉपर है, वो मेरी फ्रेंड है, हम साथ ही पढ़ते थे। तो उसने बोला, हम कोचिंग खोल रहे थे, तो बोली, वो मुझे जानती थी कि मैं कैसा आदमी हूँ, बोलूंगा तो फिर करूंगा, फिर चाहे कुछ छोड़ना पड़ जाए। तो बोली, पटेल साहब आप इसको देखो, लेके आई। मैंने कहा एक ही सर से भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर। बंदे ने पढ़ा, 50 नंबर थे 2022 में जब पेपर था इजी, 113 नंबर आए 2023 में जब 75 कट ऑफ गई। फिर सुनो, IFOज का मेंस भी लिखा, फॉरेस्ट वाला, सिविल्स का मेंस भी लिखा, CAPF दे के आया, वो भी डन, APFC दे के आया, वो भी डन। तो परीक्षा निकलना जब आपको आने लगेगा तो आप निकालिए, कोई भी। देखिए, मैं PCS में 3 बार बैठा और हर बार हुआ मेरा, 13, 14, 15 हर बार हुआ। 16 में भी हुआ था, प्री मेंस देने नहीं गया था, क्योंकि 16 में मेंस इसका मेरा उसके 2 महीने बाद था। तो वही टारगेट की क्लैरिटी होनी चाहिए, भागना नहीं है। आपको परीक्षा देनी है, समय है तब, इसकी कीमत पे दूसरी परीक्षाएं नहीं देनी। मान लीजिए आपका UPSC मेंस पढ़ा है 1.5 महीने बाद, अब आप PCS प्री पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं। और PCS में भी अपने स्टेट को टारगेट करिए, जिस भी स्टेट से आप आते हैं। कोई यूपी से होगा, कोई हिमाचल से होगा, कोई MP से होगा, कोई उत्तराखंड से होगा, अपने स्टेट को टारगेट करिए। और शुरू के एक आध अटेम्प्ट, डोंट गो फॉर दिस, शुरू के एक आध अटेम्प्ट में तो केवल UPSC देखिए। क्योंकि ना जब बहुत डाइवर्जन आते हैं अपने, देखो PCS आप 40 तक बनेंगे तो भी उतना ही प्रमोट होंगे। PCS में 2 ही प्रमोशन है, SDM के बाद ADM बनेंगे, ADM के बाद DM, बस उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं, 2 ही प्रमोशन। IAS में 5-6 प्रमोशन होता है। ठीक है, तो आपको जब वही मिलना है तो साला 1 साल बाद ले लेंगे, वो तो हमेशा खुला है। मैं आज चाहूं तो आज दे दूं पेपर,
पीसीएस का तो मैं आज भी दे सकता हूँ, अगर मेरे को बनना हो एसडीएम तो मैं आज भी पेपर दे सकता हूँ यार, हमेशा फाली पड़ा है, वो 40 साल की, ओबीसी में 43 साल की उम्र तक पड़ा है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी की कंडीशन में गाइडेंस का भी काफी रोल बढ़ गया है, क्योंकि डाइवर्जन बहुत है, कोई टॉपर आएगा कुछ बोल के चला जाएगा, थोड़ी गलत बात है। टॉपर्स को भी सच बताना चाहिए, सच बताने में आप उनको सुपर ह्यूमन नहीं मानेंगे। सुपर ह्यूमन तभी मानेंगे जब वो कहेगा मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, मैं टॉप कर गया। कोई कह देगा मैं 20 घंटा पढ़ता था। दोनों इक्वली खतरनाक है, इक्वली खतरनाक है दोनों। जो कह रहा है मैं 20 घंटे पढ़ता था और जो कहता है कि मैं एक को नहीं पढ़ता था। बिना पढ़े आइंस्टीन भी यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि परसीमन आयोग चाह रहे हैं, ये बात याद करनी पड़ेगी। नहीं मिला अंदर वाले, जो बड़ी वाली सेल्फ है, हाँ हाँ अंदर जो रखी है, हाँ हाँ अंदर में, सचिन को बोलो वो निकाल के देगा। तो हम लोगों ने एक बुक रिव्यू का सेशन शुरू किया था, तो क्योंकि रिसोर्स बहुत कम है हमारे पास, अब आ गए रिसोर्स, 1.5 साल पहले कम थे, तो ये सब बुक रिव्यू के लिए मैंने मंगाई थी कि यहाँ पे मैं बैठ के रिव्यू करूंगा, तुम लोग को सुनाऊंगा, आराम से सही हो जाता है एक सवाल, है ना। हाँ एक और, अखबार जरूर पढ़ा करो। अखबार केवल न्यूज है या करंट अफेयर्स नहीं है, अखबार कॉन्टेस्ट है, वो आपको ब्रेन के काम करने की गति को बढ़ा देता है और नए नए एग्जाम्पल दे देता है। कई चीजें हो सकता है, जैसे मैं बताऊं आपको, जिपोरेजिया पिछली बार आया था, मैगजीन से आप जिपोरेजिया पढ़ेंगे याद नहीं रहेगा, लेकिन जब अखबार में पढ़ते हैं तो आपको यूक्रेन में वॉर हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट था जिपोरेजिया, उस पर शट डाउन हो गया। तो क्या होता है जब अखबार में आप पढ़ते हैं तो कॉन्टेस्ट के साथ आता है, भाई रोज रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता चल गया, है ना। तो 90% सवाल आपके करंट अफेयर्स के अखबार से सही हो जाते हैं, जो आज की करंट अफेयर्स है। अब वो वाली नहीं आती, अब वो वाली करंट अफेयर्स नहीं आती। और प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं, करंट अफेयर्स मैं क्यों मना करता हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं उन बड़ी कोचिंगों से, कोई एलर्जी नहीं मुझे, हम इसलिए करंट अफेयर्स की मैगजीन निकाल ही नहीं रहे। हम यही जो ऑब्जेक्टिव सवाल देते हैं ना आपको, पर डे देंगे, करंट के भी देंगे, लेकिन पर डे करना नहीं है आपको, देख लेना है, चाहो तो देख लेना है। महीने में एक बार वो जो 100-150 सवाल होंगे वो एक बार बैठ के, बाकी हम पढ़ाएंगे बाद में, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए एलर्जी है मुझे, उसका रीजन बताता हूं। एक मैगजीन होती है लगभग 150 से 200 पेज की होती है कि नहीं, कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन लेंगे 150 से, हाँ पर मंथ 150 से 200 पेज की होती है, और उसका अगर फॉन्ट साइज थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो वो 200 पेज के नीचे नहीं आएगी, बॉक्स के अंदर बॉक्स इतना इतना लिख देते हैं। क्यों ऐसा हुआ, पहले ऐसी मैगजीनें नहीं आया करती थी, आज से 7-8 साल पहले, क्योंकि पहले इतना इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं था, तो हाथ से लिखना पड़ता था। जब से इतना इंटरनेट है, कॉपी पेस्ट मारने में किसको दिक्कत है, बना के दे दिया पुथन्ना आपको जो भी, और बना कौन रहा है, एलिजिबल है नहीं है, सब बनाने में लगा है मैगजीन कोचिंगों में बैठ के, तो उसको पता भी नहीं है कि असल में इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वो उसके इर्द गिर्द का सब कुछ दे देगा, फंस भी जाएगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। 200 पेज में मानूं अगर एक मैगजीन, साल भर का कितना हो गया, 12 दूनी 2400, 2400 पेज, क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है पढ़ना, वो भी एग्जाम टाइम पे। 2400 पेज में पूरा सिलेबस है आपका, और 2400 पेज का करंट पढ़वा रहे हैं महाराज लोग, और उसमें भी जो सवाल आ रहा है उनका वो भी नहीं आ रहा है इनसे। तो ये सबसे बड़ा, और जब से कुछ लोगों ने, एक बार 2016 में करंट अफेयर्स आ गया, और वो केवल उसी मैगजीन से नहीं आया था जिस, हाँ हर जगह से आया था, मैं तो केवल अखबार ही पढ़ता था, 150 नंबर ले आया था। मैं 144 लाया, सूरज सर आप लोगों की क्लास लेंगे, आईएएस है प्रॉपर, वो 150 लाए, मैंने केवल 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 144 नंबर लाया था, सोचो। अरे यार तो सब जगह से आया, सब जगह से आया था, इतना आसान पेपर था। अगर हम लोग, मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग 100 मार देते तो शायद 170-80 नंबर आ जाता, ये हाल था। मैंने नहीं पढ़ी थी वो मैगजीन, अखबार पढ़ते रहते थे तो आ गए उसे सब सवाल। तो ये जो कहे कि वैसी मैगजीन से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, अब तो ये हाल हो गया कि वो नहीं पढ़ना है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर हमारे स्टूडेंट बनना तो मत पढ़ना, हम गारंटी लेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, हम आपके एग्जाम तक सब कुछ पढ़ा देंगे, ये है। और कोई भी दिक्कत आए तो जो लोग हैं तो वो है ही, एट द एंड आई एम आंसरेबल टू यू, मैं उत्तर दूंगा आपके हर सवाल का, मैं अकाउंटेबल होऊंगा आपके हर सवाल। तो और कोई सवाल हो तो बताओ।
आप लोग जुड़िए, पूरी तरह से हम अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं। और आखिरी में वही लाइन कि जो कोई नहीं बोल सकता वो भी हम बोल दिए, आपको बता भी दिए, रिपीट कर देंगे फिर से कि मामला मनी से ज़्यादा प्रेस्टीज का है। मनी तो मकसद है ही, उसमें डाउट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कुछ बने इंस्टीट्यूट कि चाहे हमारा दुश्मन भी हो वो भी अपने बेटे का चुपचाप एडमिशन करा जाए। होगा, क्वालिटी होगी तो होगा। कौन अपने बच्चे को आईएएस नहीं बनाना चाहता? हाँ, तो आप लोग जुड़िएगा, आपको आप कहोगे कि नहीं भैया ने जो वादा किया था पूरा किया, और 100% पूरा करो। हाँ 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 हाँ। कौन किस? हाँ, ऋषि, देखो ऋषि है मेरा स्टूडेंट, है ना, तो वो जानता है कि हम क्या पढ़ाते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि तुम लोग को पता नहीं चलेगा। वो भी तो किया है, वो क्या नाम है उस लड़के का जो आता है, अरे अ, जिसका हाथ कटा हुआ थोड़ा, अंशु, अंशु, अंशु भी किया है। तो हाँ, तो अभी एक और है दृष्टि का, अभी खत्म हुआ है बैच, एक 10-15 दिन में शायद खत्म होने वाला है। वो पूरा करके फिर एडमिशन ले रहा है। उसके फादर मेरे फ्रेंड है एक्चुअली। वो कैसे इंप्रेस हो गए तो बताऊं। हुआ ये कि वो आए थे मेरे से मिलने, तो बोले कि कैसा चल रहा है, तो हमने कहा कि ये लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, 4 दिन बाद रिजल्ट है उसका, हो गया। तो कह रहे आपको कैसे पता था कि इसका हो जाएगा? तो हमने एक्चुअली मैं पढ़ाया हूँ, मैं देखा हूँ कैसा लिखता है, वही जिसका 129 मार्क्स बताया हम आपको। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ज्योति पांडे का अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी रैंक आएगी। नित्या का अगर प्री निकल गया तो टॉप कर जाएगी। अभी बता दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ मैं आपको, और आप देख लेना लिस्ट में। यार मैं भी मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेहनत करते हैं, अगर दोनों मिल के मेहनत कर रहे हैं तो पता नहीं चलता क्या? पता चलने लगता है, तुमको खुद लगने लगेगा कि तुम्हारा हो जाएगा। जैसे इसको लगता है नकुल को, जैसे कल आई थी चारू मिलने के लिए परसों, उसका नहीं हो रहा इस बार क्योंकि फरवरी में ज्वाइन की थी, 2-3 महीने पढ़ी हमसे, लेकिन उसको कह रही थी, सब सवाल लग रहे थे, कह अब सर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आई विल गेट सिलेक्ट नेक्स्ट ईयर। तो ये चाहिए हमको, दिस इज माई डिमांड फ्रॉम यू कि 1 साल तक आंख मूंद के मेरे ऊपर भरोसा, उसके बाद तुमको जो करना हो करो, क्योंकि तुम फिर कुछ करोगे नहीं उल्टा पुल्टा, मुझे पता है बात। एक बार अगर घुस गए सिस्टम में तो उल्टा पुल्टा नहीं करोगे। सर प्रदीप ने भी किया है ना इस बार? हाँ प्रदीप ने किया है। प्रदीप का कितना बन रहा है? क्योंकि वो कह रहा था मैं मेंस के लिए आ रहा हूँ। अब जैसे हमको ऐसे रैंडम लड़के मिलते हैं, मैं एक डीएम है उनके ऑफिस में बैठा था, तो एक रैंडम लड़का आ गया वहाँ पे फर्रुखाबाद में, तो शायद 118 आ रहा है देख लो। तो वो बोला कि बताया उन्होंने कि कोचिंग पढ़ाते हैं, तो बोला कि सर मैं ज्वाइन कर लूँ। मैंने कहा हाँ मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ, ऐसा करो तुम कर लो, अनिल सर का नंबर ले लो, ज्वाइन कर लो। कानपुर से ज्वाइन कर लिया। बोला हाँ, हमेशा हफ्ते में 1-2 फोन करता, बोलता भैया सीख गए पढ़ना हम अब, और 118 नंबर आ रहे देख सामने आपके, और अभी मेंस के लिए आ रहा है प्रदीप, ऑनलाइन कर गया और केवल 4 महीने पढ़ा हमसे। तो आप लोगों के सामने सारे लड़के आपके सामने और आपकी क्लास में दिखेंगे। जैसे अभी जब क्रैश कोर्स होगा तो ये आईपीएस वाईपीएस सब दिखेंगे यहीं पे बैठे। उसी की एक दोस्त थी, उसी आईपीएस की जो लड़का हुआ है उसकी एक दोस्त थी, उसने उसको सजेस्ट किया कि मेरे से पढ़ ले। अब तुम जानते हो लोगों को लगता है क्या ही पढ़ा दें, वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो मेरे से मिलने आई, जबकि फीस का इशू नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था इसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा था ऐप चार्ज दे दो भाई, ऐप का पैसा तो मैं अब जेब से नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये घाटे में चल रही है। 2 लड़कियां, एक दोस्त उसकी आई मिलने, ये आई थी, दोस्त उसकी साथ में आई। उसकी दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, उसने नहीं किया। और मैंने एक लाइन बोली कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करो, लेकिन जो बात हम परीक्षा के बाद करें वो अगर पहले कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसकी दोस्त का नाम है नम्रता राय। कल फोन आया उसका कि सर मेरा प्री हो रहा है, मैंने 2 ही विषय पढ़े जल्दी जल्दी में, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, वो पूरा आ गया। नहीं मिले, चलो देख लेंगे हम। तो ये चीज होती है। अब उसके 82 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 3 सवाल भी मेरी क्लास से फंस जाते तो उसका हो जाता कि नहीं? 3 से 4 सवाल में हो जाता। अब 82 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी लड़की नहीं थी, 82 लाई है तो अच्छी ही होगी, लेकिन जो वो गैप है
उसी को तो फिल करना है। जो जनता सेलेक्ट हो रही है वो 2 नंबर ऊपर है कट ऑफ के, और जो नहीं हो रही है 2 नंबर नीचे। देखो 40-50 नंबर वालों से कोई मतलब नहीं है, और 50 नंबर से 125 नंबर लाया जा सकता है। जय सारस्वती द एग्जाम्पल, मैं पहले बताया करता था 57 नंबर था उसका, तो एक दिन वो खुद खड़ा था, तो मैं बोला पिछली बार इनका 57 नंबर था, इस बार 113 नंबर आया। तो कह रहे सर 57 नहीं था पिछली बार, 50 था। तब मैं कहा 50 ही था। तो अगर 50 से जय पहुंच सकता है, प्रदीप पहुंच सकता है, तो सब लोग पहुंच सकते हैं यार। ये नकुल पहुंच सकता है तो सब लोग पहुंच सकते हैं। समीर सरफराज ये सब लोग पहुंच। इनका हाफ टाइम के बाद कॉल आया था अनिल सर के पास, आपका आया था ना पेपर के बाद, अनिल सर लोगों को बताया था ना आपने। हाँ, तो इनका मेरे पास फोन है, मैं था नहीं यहाँ पे, तो अनिल सर का फोन आया, बोले यार ज्योग्राफी क्या पढ़ाया तो सब फंस गया है। मैंने कौन बताया, तो बताया इनका कॉल आया था, इन्होंने बताया। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई। हाँ, इन्होंने मैसेज किया कि सर आनंद आ गया। तो वही है, मेहनत और लक दोनों है भाई। शायद मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं टीचर ही बनना चाहता था, अब मौका मिला मेरे को नौकरी वोकरी मिलने के बाद, तो मैं टीचर बन रहा हूँ। बस यही मेरी तरफ से है, यही एक भरोसे की उम्मीद है आप लोगों से, और मेरी तरफ से डिलीवरी की गारंटी है। आज से केवल उम्मीद है, मेरी तरफ से गारंटी है। आप लोग बताएं भाई। यार सीसेट अभी थोड़ा रुको, सीसेट में हम लोग पिछली बार एक टेस्ट किए, टीचर ने ठीक पढ़ाया, निकल भी रहा है कई लोगों का, लेकिन फिर भी बहुत वो ऑर्गेनाइज नहीं था, तो हम उस टीचर को बदल दिए। ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी अच्छे हैं, मुझे नहीं पता उतने, लेकिन कुछ लोग बताए मुझे, जैसे कृतिका बोल रही थी, और हमें एक टीचर बहुत अच्छा मिला है इसी सेट का, तो वो भी जुड़ना चाह रहा है, वो जयपुर में पढ़ाता है, वो भी जुड़ना चाह रहा है। तो आएगा, हम लोग डेमो वेमो करवाएंगे, अगर तुम लोग को ठीक लगेगा तो तुम लोग करना उससे, नहीं ठीक लगे तो बता। मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं कभी इसी साइड, तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग ऐसे ही दिया था। अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे ही। पिछली बार हमारा रिजल्ट क्यों खराब हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको। ये क्यों होगा, फेल हो गए 5 सी सेट में, नहीं तो 14 निकल जाते 15 में। इतना अच्छा सक्सेस रेशियो कोई मानता नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, नहीं मानता कोई। ये लोग बैठे ना हो तो तुम्हें भी लगेगा कि कैसे इतने सवाल फंस सकते हैं। नहीं होते, करंट बैच में नहीं होते, 10-10 हजार बच्चों में नहीं होते। और मैं तो बोल रहा हूं, मेरे को एक बार बच्चों का स्केल बड़ा करके दो, लेकिन बैच छोटा। बहुत डर उसका, उसकी पूजा ने कहा यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल हैं। एक पूजा मेरी स्टूडेंट, पूजा तुम्हारा कितना बन रहा है इस बार बेटा। पूजा ने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया, मैंने कभी पूजा को मिला नहीं हूँ, दीपशिखा पूजा इन नोस कभी नहीं मिला, बट देखो फिर भी वो लोग फाउंडेशन ज्वाइन कर रहे हैं तुम लोग तो मिलते हो। तो अभिनीति 80 के आसपास है, ठीक है, आज मेहनत करो। कौन सी कैटेगरी है आपकी पूजा, जनरल, ओबीसी, SC ST में ओबीसी, तो थोड़ा कम है, 6-7 नंबर कम है। बॉर्डर पे आप आ जाते अगर 6 नंबर और होता तो। मेहनत करो। हाँ सही कह रहे हैं बात, तो वो चीज़ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन पहली बार पढ़ के अगर 80 नंबर बंदा पहुंच गया है तो बंदे में उम्मीद जगती है। मान लीजिए 90 कटा हो गया, 80 पहुंच गया, तो नहीं यार, आई एम इन द राइट ट्रैक, आई एम इन द राइट ट्रैक, है ना। तो वो चीज़ है, हमारी तरफ से यही है। आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो बताइए, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। आपको कुछ पूछना है आप? हाँ कृष्णा, हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो कम टू मी। 2 लड़के पिछली बार आए, फीस वापस के एक बात बताता हूँ मैंने कहा था बैच के बाद, लेकिन फिर भी वो 2 काफ़ी माहिर लग रहे थे, तो वो मेरी 7 क्लास के खुश थे। फिर दूसरे टीचर आए, हर टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का। हिस्ट्री के टीचर को तो आप जानते हैं, हिस्ट्री में क्या ही बेचारे नया पढ़ा देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हमको समझ में आया, हमारी फीस वापस करो, जबकि मैंने कहा था बैच के आखिरी में वापस करेंगे। तो थोड़ा मुझे लगा कि उनको अजीब सा तरह से बोले, तो मैंने कहा इनकी फीस वापस कर दीजिए अनिल सर से। अनिल सर ने उनकी 15-20 दिन पढ़ाने के बाद फीस वापस कर दी। अब हुआ ये कि वो क्यों वापस लिए बता, उन्होंने कहा क्या, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, चारों में फेल हो चुके हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही कि यार मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों को पास कराना है। तुम अपने हिसाब से पढ़ के 4 बार फेल हुए हो,
अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से हम भी पढ़ाएं, फिर मेरे पास आए क्यों? मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। एक बार मुझे मौका दे दो, 4 बार तुमने ले लिया है, तो हमने वापस कर दी थी उनकी फीस। तो ऐसे बच्चे भी आते हैं और उनकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो हो सकता है अपने हिसाब से कर रहे हो, कुछ करेंगे जाके अपना, सबका अपना अपना हिसाब होता है ना। तो ये है। आपका क्या नाम है? हाँ, फैसल। कहाँ से है फैसल आप? भिवानी, देवरिया। तेज बोला करो पहले, तेज बोला करो। देखो, होए चाहे ना होए, यही जीवन नहीं है पहला। और कॉन्फिडेंस ऐसे ही रखा करो, ऐसे ही रखा करो। ओझा सर को देखे हो? कुछ पढ़ाते हैं? वो खुद ही कहते हैं मैं कुछ नहीं पढ़ाता, मैं जीवन का ज्ञान देता हूँ। ठीक है, देते हैं, उनका अपना स्टाइल है। मैं किसी की क्रिटिक नहीं कर रहा, चाहे देवकीर्ति सर हो, ओझा सर हो, कोई भी सर हो, खान सर हो। आपको पता है खान सर यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्फिडेंस है सर में, तो सर आज बड़े आदमी। तो पहली शर्त है कॉन्फिडेंस, तेज ऐसा बोलना है, क्लियरली सुनाई दे, बिल्कुल क्लियर। मैंने पूछा क्या नाम? फैसल। सीधा। कहाँ से हैं? देवरिया। मतलब क्लियरली होनी चाहिए। क्लैरिटी लाइफ में बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को लेके। जैसे मैं क्लियर हूँ मेरे को टीचर बनना है, तो मैं एक कोचिंग में मेरा हुआ, बहुत बड़ी कोचिंग है, मैं पढ़ाने के लिए गया उसमें, तो जनरली मेरा हो ही जाता है, मैं जहाँ पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो फिर बीच में उन्होंने मैंने फ़ोन किया कि बोले हो गया है, आपको बताएंगे, तो बताया नहीं महीने भर। तो मैंने फ़ोन किया, बताइए क्या प्लान है? तो बोले कि बताएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर मैं अपनी कोचिंग खोल दूँ। क्योंकि मेरे को बनना है टीचर, आप बना दो तो आप क्यों बनूंगा, नहीं बनाओगे तो अपनी खोल दी हमने। आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं, और 1 साल बाद जो रिजल्ट होंगे उसका देखना तुम कि हड़कंप हो जाए। क्योंकि जो अभी बच्चे निकल रहे हैं वो 1 साल बाद फाइनल लिस्ट में जगह बनाएंगे बढ़िया रैंक के साथ। क्योंकि एक कोचिंग का गेस्टेशन पीरियड होता है 2-3 साल, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर 2 साल तो मिनिमम हो गया कि 1 साल पढ़ा, फिर पेपर दिया, फिर अगली बार रिजल्ट आया, है ना। तो इसलिए आपको रिजल्ट दिखने लगे। पहली बार में हमारा भी 2 साल में दिखने लगा रिजल्ट, आया रिजल्ट हमारे इस बार। तो अगला सिलेक्शन की उस पर जुड़िए और करिए। तो अब आपको क्या करना है, अगले 10 दिनों का मैं प्लान बनाऊँ। 1 तारीख से क्लास शुरू होगी, उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी खरीदनी है, 9th 10th 11th 12th जियोग्राफी की। 12th नहीं, 11th। मैं बता दे रहा हूँ नाम, किताब का नाम बता दे रहा हूँ मैं पढ़वाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। और हमारा नया ऑफिस देखा है क्या आप लोगों में से किसी ने? हडसन लेन, उस पे ऑटरम लेन पे चाणक्य देखा है आप लोगों ने? वही ले लिया हमने, हाँ वही है, दिख जाएगा, बड़ा सा ऑफिस है। तो आपको इसमें, तो अभी उसकी फायर एनिवर्सरी नहीं हुई, नहीं तो आज आपकी वर्कशॉप वहीं होती, सब क्लासरूम वगैरह वहाँ भी बना हुआ है हमारा। तो 8 दिन में हो जाएगी, तो 1 तारीख से वहीं पे होगी आपकी क्लास। हो सकता है अगर नहीं हो पाएगी तो 2-4 दिन यहाँ हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किताब जो लेंगे, पहली है एनसीईआरटी हमारी। धीरे धीरे करेंगे, सारी एनसीईआरटी का पुथन्ना बना के मत रखिए घर में। पुथन्ना बना के रखने में क्या होता है, इतनी सी आ जाती है और पढ़ते कभी नहीं है। एक एक पढ़ेंगे, एक एक लेंगे, ठीक है, एक एक करेंगे। तो पहले ज्योग्राफी पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि मैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे घुसेंगे। क्योंकि ये आपका दोनों मिलके लगभग प्रीलिम्स का 30 से 35% इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी लगे। तो आपको 2 ही महीने में कॉन्फिडेंस यहाँ कि किसी कोचिंग का कोई टेस्ट उठा के देखिए, सब आ रहा होगा आपको, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो ज्योग्राफी की पहली एनसीईआरटी है 9th क्लास की, सोशल साइंस की। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो है आपकी 9th की, और दूसरी है 10th की, दोनों सामाजिक विज्ञान के हैं। और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल के लिए इस्तेमाल होती है, 9th और 10th ज्योग्राफी। फिर 11th क्लास में 2 किताब चलती है, एक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और फिल्म विल्म भी देखते रहो, फिल्म विल्म से बहुत तैयारी होती है आज की पढ़ाई की। फिल्म सीरीज ये सब देखना चाहिए आदमी को, थोड़ा थोड़ा, है ना। उससे ब्रेन डेवलप होता है, तो ऐसे लिखने में बड़ी मदद मिलती है। मेरा तो ऐसे भैया वैसे ही होता है, बहुत मदद मिलती है मुझे। मैंने एक ऐसे लिखा था,
नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बस यही ऐसे लाइन थे। तो मैंने उसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कोट किया था, हैरी पॉटर के विलन थे, कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ ताकत होती है जो कमजोरों के पास नहीं होती। तो आपको कॉन्टेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, स्टोरी जनरेट करनी पड़ेगी, देन कोट्स आएंगे। कई लोग जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो पहले कोट लिखते हैं, फिर कोट को जस्टिफाई करते हैं। नहीं, पहले आप कहानी लिखिए, फिर उससे इवेंचुअली कोट आना चाहिए, देन आप मंजे प्लेयर हैं, अदरवाइज आप कच्चे हैं, है ना। तरीका तो भी है, कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन जब आप मन जाएंगे तो वैसे नहीं लिखेंगे आप। मंजे हुए लोग इनडायरेक्ट ज्यादा लिखते हैं, डायरेक्ट कम लिखते हैं, इनडायरेक्ट ज्यादा लिखते हैं। और दूसरी किताब है इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पहली किताब है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, 11th में 2 हैं। कागर में सागर किताब है भाई ये, मैं आपको इसकी एक एक लाइन रटवाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा वो तो अलग ही है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जरूर पढ़ना है। तो ये चारों किताबें आप ले लीजिए और अगले 3 दिन में कोशिश करिए 9th की आप खत्म करें, और जैसे खत्म हो जाए एक बार यहाँ इंस्टीट्यूट में कॉल करके अपडेट दे देना खत्म, ठीक है। तो हम कुछ टेस्ट देंगे आपको कि वो टेस्ट लगा लीजिए, उसी किताब से होगा, ठीक है। और ऐसे ही 10th के बाद ऐसे ही इस पे ज़्यादा टेस्ट बनेगा, ये इसको 4-5 दिन में पढ़िएगा, 5-6 दिन में, 1-1, 2-2 यूनिट रोज पढ़िएगा तो 6-7-8 दिन में खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे आपका इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी इधर खत्म होगा, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी सारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की खत्म। और केवल खत्म ना हो, उसके टेस्ट भी हो जाए, एनसीईआरटी के टेस्ट भी हो जाए कि उनके अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ है उनके अंदर, है ना। तो ये आपको लेने हैं। बस चलिए आज द एंड करते हैं।